हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं वीएसआई स्टूडेंट्स की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। और इस सीरीज में हम जो एमसीक्यू बुकलेट है ये इंटर और फाइनल की, साथ में जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, चाहे आईएसए के मॉक टेस्ट पेपर हों चाहे वीएसआई के मॉक टेस्ट पेपर हों, इसके अलावा आरटीपी और जो सही रिजल्ट वगैरह है, इनके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस या वीडियो सॉल्यूशंस हम आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और इसी सीरीज में हम आज आपको वीडियो दिखाने वाले हैं या सॉल्यूशन देने वाले हैं। उसमें है पेपर नंबर 7 सी इंटरमीडिएट EIS एंड SM। और ये बाकी और पेपर्स का भी आपको मिलता रहेगा। और ये इसका जो वीडियो सॉल्यूशन आपको VSI के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके और उसका बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसका जो PDF सॉल्यूशन है ये VSI के टेलीग्राम चैनल t.me/VSI जयपुर में मिलेगा, जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। और इन दोनों की नोटिफिकेशन VSI का जो इंस्टाग्राम चैनल है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वो उस पर अवेलेबल होगा। तो आप तीनों को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि कोई भी आपको मिसिंग नहीं रहे और हर तरीके की जो सॉल्यूशंस है, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस है, ये आपको मिलते रहिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट अपन उसी MCQ के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको जो रिमेनिंग केस स्टडीज़ हैं उनके सॉल्यूशंस मैं आपको बताता हूं। तो मैंने प्रीवियस जो मेरे 2 लेक्चर्स थे, 2 वीडियोस थे, उसमें मैंने आपको सॉल्यूशन करने के पैटर्न समझाए थे कि कैसे आपको सॉल्व करना है केस स्टडी को, किस पैटर्न पे आपको क्या कीवर्ड्स आपको देखने हैं, क्या की पॉइंट आपको देखना है जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकें, और क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का पैटर्न क्या रहेगा वो मैंने आपको समझाया था मेरे लास्ट वीडियोस में। अब अपन इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसमें अपन रिमेनिंग जो केस स्टडीज़ हैं वो अपन कंप्लीट करते हैं। और हो सकता है आप लोगों ने भी क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, क्योंकि मैंने जो लास्ट जो 2 वीडियोस मैंने दिए हैं आप लोगों को, उसमें केस स्टडी कैसे सोल्व करना है, केस स्टडी सोल्व करने का जो पैटर्न है वो सब मैंने आपको समझाया था। किस तरह से आपको केस स्टडी बेस MCQ, सिनेरियो बेस MCQ आपको सोल्व करने हैं वो पैटर्न मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट्स। और मैंने 7 केस स्टडीज सोल्व करके आपको बताई है। अब रिमेनिंग जो केस स्टडीज है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सोल्व की होगी। फिर भी एक बार अपन उनके जो आंसर्स हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार अपन देख लेते हैं, जिससे कि आपका और जो आपने किया है उसके कंसेप्ट और आपके क्लियर हो जाते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर केस स्टडी पे अपन आते हैं। और 8 नंबर केस स्टडी के क्वेश्चंस क्या है वो अपन देखते हैं। और मैंने पैटर्न आपको समझाया था कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग फिर केस स्टडी में से वही पॉइंट फाइंड आउट करके और अपने क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो। जिससे क्या होगा, आपको जो कंप्लीट जो आपकी केस स्टडी है वो आपको रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कंप्लीट केस स्टडी को रीड करने में जो टाइम लगता है, कंप्लीट केस स्टडी को समझने में जो टाइम लगता है, वो टाइम आपका सेविंग हो जाएगा, जो कि मैंने लास्ट 2 वीडियोस में मैंने बताए हैं आपको। तो अब उसी के आगे अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो 8 नंबर केस स्टडी है उस पर आगे बढ़ते हैं अपन और उससे सोल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं अपन। तो अब आते हैं स्टूडेंट अपन आगे नेक्स्ट 8 नंबर केस स्टडी पे अपना, और 8 नंबर केस स्टडी के सॉल्यूशंस को अपन देखते हैं और उससे आगे कंटिन्यू करते हैं अपन आगे से। तो ये स्टूडेंट आपकी 8 नंबर केस स्टडी है, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। ABC हॉस्पिटल्स का कंसेप्ट आपको गिवन है इसके अंदर। तो अपन इसके पहले क्वेश्चंस को देखते हैं और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन आंसर्स को सोल्व करेंगे इसके। और स्टूडेंट जो भी मैं ये आपके लिए हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे, इसका आपको एक PDF मिलेगा साथ में, जिस PDF में मैंने जितने भी अभी तक की प्रीवियस केस स्टडी में या क्वेश्चंस में या आगे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कुछ अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो वो आपको उस PDF में मिल जाएंगे, जिससे कि आपको वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स जिनके बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व करना है उसी पे मेन फोकस करें। तो वो आपको PDF जो है ये आपको अवेलेबल रहेगा। उस PDF में आपको जो मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में क्या चीज़ आपको देखना है, तो वो अपन देख सके ओनली, तो आपको पूरा पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं हो। तो अपन देखिए पहले 8.1 जो आपका क्वेश्चन है, उस 8.1 क्वेश्चन में कंसेप्ट आपको दिया गया है और उसमें आपको ये बताना है कि जो ये ABC हॉस्पिटल है ये किस स्ट्रेटेजी को यूज कर रहा है अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन और ऑप्टिमाइज करने में। तो वो आपके पास क्वेश्चन है
विच स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय हॉस्पिटल टू स्ट्रीमलाइन एंड ऑप्टिमाइज इट्स ऑपरेशन, कि आपके जो ऑपरेशंस हैं इन ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना है और उन्हें ऑप्टिमाइज करना है स्टूडेंट। तो उस पर्पस के लिए एबीसी हॉस्पिटल किस स्ट्रेटजी को यूज कर रहा है, तो वो अपन देखते हैं इसकी स्ट्रेटजी के कंसेप्ट को। ये ऑप्शंस आपके पास गिवन है, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो उसके लिए पहले अपन ये देखें कि इस हॉस्पिटल ने किस स्ट्रेटजी को यूज कर रखा है अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अपन इसकी केस स्टडी पे देखते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी पे ये वर्क कर रहा है इसके अंदर। तो उसके लिए इसकी केस स्टडी की स्टार्टिंग में आते हैं अपन और उसके कंसेप्ट को समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट कि ये जो आपका केस स्टडी है उसमें आपको बताया गया है कि ये एक एबीसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो अपने पेशेंट्स को डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है इसके अंदर, और जिसमें उसके जो पर्सनल डेटा है वो अपने पास स्टोर करके रखा जाता है। उसके मेडिकल का जो डेटा है, मेडिकल सर्विसेज हैं, वो उसका जो डायग्नोसिस है, इन्वेस्टिगेशंस हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, ये सभी अपने पास स्टोर करके रखता है। बट अभी प्रॉब्लम ये थी स्टूडेंट कि अभी तक का जो ये सारा डेटा था वो ये सब मैन्युअली रखते थे इसके अंदर, फैसिलिटीज मैन्युअली थी इनके पास। तो अभी तक का जो ये डेटा अपना मेंटेन कर रहे थे, ये अपना पूरा डेटा अभी तक मैन्युअली मेंटेन कर रहे थे। अब मैन्युअली आप डेटा मेंटेन करते हो तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, मिस्टेक होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं इसके अंदर, बार बार डेटा एंटर करना है, डेटा मैन्युअली आपको अपडेट करना पड़ता है, तो इसमें टाइम कंज्यूम हो रहा था इनका मैन्युअली प्रोसेस करने में, और टाइम कंज्यूम होने के साथ साथ उनकी कॉस्ट भी आ रही थी। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए अब इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है कि मुझे मेरे मैनुअल प्रोसेस को हटा के कंप्यूटराइज करना है, जिससे मैं मेरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकूं और प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकूं। तो अब उसके लिए इनका जो एक्सपर्ट है उस एक्सपर्ट से इसने डिस्कशन किए हैं, और एक्सपर्ट से डिस्कशन करने के बाद उसने फाइंड आउट किया कि अपने को एक ऐसा सिंगल सॉफ्टवेयर यूज करना है। तो इसमें सभी डिपार्टमेंट्स के लिए एक सिंगल सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम यूज करना है, जिसमें अपन कंप्यूटराइज सिस्टम पे वर्क कर सकें। तो स्टूडेंट देखिए इसका मेन स्ट्रेटजी क्या यूज किया इन्होंने कि अभी तक इनका जो मैनुअल सिस्टम चल रहा था स्टूडेंट, अब इस मैनुअल सिस्टम को हटा के इन्होंने क्या कर दिया है, ऑटोमेशन पे लेकर आ गए हैं। चैप्टर 1 का कंसेप्ट है ये, चैप्टर 1 में बहुत बड़ा टॉपिक दिया हुआ है बीपीए, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, जिससे अपन अपने प्रोसेस को कंप्यूटराइज कर देते हैं, ऑनलाइन ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे कि जो मैनुअल में जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम सभी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। चाहे वो इन्वेस्टिगेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, डेटा फाइंड आउट करने में, डायग्नोस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए ये एक सिंगल सॉफ्टवेयर यूज करेंगे और उसे सिंगल सॉफ्टवेयर के अंदर अपना पूरा डेटा अपन कंप्यूटराइज कर देंगे। जो मैनुअल था उसको ऑटोमेट कर दिया जाएगा। तो जब अपन अपने पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर देते हैं तो उसको नेम दिया जाता है बीपीए, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहा है स्टूडेंट, तो ये स्ट्रेटजी यूज कर रहा है बीपीए, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का कंसेप्ट। तो इस तरह से तो जो स्ट्रेटजी यूज हो रही है इसके अंदर वो स्ट्रेटजी आपकी यूज जाएगी और वो आपका यूज होगा इसमें बीपीए, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। तो ये इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि इसने मैनुअल सिस्टम को हटा के कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया है इसके अंदर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन के कंसेप्ट में है कि इसको एक कंट्रोल मैकेनिज्म यूज करना है। तो आपको ये बताना है कि जो कंट्रोल मैकेनिज्म इसने इंप्लीमेंट किया है वो कौन सा कंट्रोल मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया, किस पर्पस के लिए, और पर्पस क्या है इसका, रेस्ट्रिक्ट इट्स सिस्टम एक्सेस टू ऑथोराइज यूजर्स ओनली। तो इसको एक ऐसा सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज करना है जिससे कि इनकी जो सिस्टम है, इनके सिस्टम को ओनली ऑथोराइज जो यूजर्स है वो यूज कर पाए, अनऑथोराइज पर्सन कोई भी यूज नहीं कर पाए। तो अपन उसके लिए क्या करते हैं कि ऑथोराइज यूजर्स को डेटा एक्सेस करने की परमिशन दी जाती है। कंपनी में जो एम्प्लॉय का जॉब है, कंपनी में जो उसकी पोस्ट है, कंपनी में जो उसका रोल है, उसके बेसिस पे डेटा एक्सेस करने की परमिशन दी जाती है, वो भी किसको, ओनली ऑथोराइज यूजर्स को। तो यदि आपको ओनली ऑथोराइज्ड यूजर्स को डेटा एक्सेस करने की परमिशन देना हो तब उस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सेकंड चैप्टर में कंसेप्ट है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ये जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें भी कंसेप्ट आया है। ये सेकंड चैप्टर में टॉपिक आपके पास पूरा डिटेल में गिवन है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जिसमें अपन अपने यूजर्स को उनका जो कंपनी में रोल है, उनका जो जॉब है, उनकी जो पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग डेटा यूज करने की परमिशन दी जाती है, जिससे ओनली जो ऑथोराइज यूजर्स हैं
वो ऑथोराइज यूजर ही डेटा यूज कर पाए, अनऑथोराइज पर्सन कोई भी डेटा यूज नहीं कर पाए। तो ओनली ऑथोराइज यूजर्स को परमिट करना है, तब उस पर्पस के लिए रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को यूज किया जाता है इसके अंदर। तो वो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के कंसेप्ट को यूज किया गया है इसमें। फिर इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उस थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको ये बताना है इसके अंदर कि जो एबीसी हॉस्पिटल है, इस एबीसी हॉस्पिटल ने क्या किया, इसके अंदर सबके डेटा स्टोर कर रखे हैं। इसमें जो भी पर्सन्स थे, उन पर्सन्स के जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उस कॉन्फिडेंशियल डेटा को उसने स्टोर कर रखा है। तो अब आपको ये बताना है कि जो डिफरेंट टाइप के डेटा हैं, इनमें से ऐसा कौन सा डेटा है जो इंक्लूड नहीं करता किसमें, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन। इसको नेम दिया जाता है एसपीडीआई। चैप्टर 1 का टॉपिक है ये स्टूडेंट, आईटी एक्ट का चैप्टर 1 का टॉपिक है एसपीडीआई, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन, जिसमें उस इंफॉर्मेशन को कवर किया जाता है जो किसी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जिसको आप किसी के साथ शेयर करने के लिए बाउंड नहीं है। आप चाहें तो आप अपनी इंफॉर्मेशन किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला पर्सन उन इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आपको फोर्स या बाउंड नहीं कर सकता है। तो उस इंफॉर्मेशन में आता है जैसे आपके ओटीपी हो गए हैं, पिन नंबर है आपका, या आपके सीवीवी नंबर है, ये सब वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है। तो ये सभी वो पर्सनल इंफॉर्मेशन हैं जिनको आप किसी के साथ भी शेयर करने के लिए बाउंड नहीं है। सामने वाला कोई भी पर्सन आपको ये शेयर करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। यदि वो फोर्स कर रहा है तो वो साइबर क्राइम के अंडर में आता है। तो ये चैप्टर 1 में एसपीडीआई का कंसेप्ट गिवन है। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो इंफॉर्मेशन हैं, इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन एसपीडीआई में इंक्लूड नहीं होती है, नॉट इंक्लूड इन एसपीडीआई। तो देखिए इसमें पेशेंट की हिस्ट्री है, ये एसपीडीआई में कवर होता है, उसकी पर्सनल डिटेल है ये कि मुझे क्या बीमारी है, मैं दूसरे को नहीं बताना चाहता, ये मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मैं चाहूं तो बता सकता हूं कि मेरे ये प्रॉब्लम है, नहीं चाहूं तो नहीं बता सकता, कोई सामने वाला फोर्स नहीं कर सकता उसके लिए। डॉक्टर एक्सपीरियंस है, ये डॉक्टर एक्सपीरियंस पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये आपको अपने पेशेंट्स के साथ में, आपको जो मेडिकल स्टाफ है उनके साथ आपको शेयर करना पड़ता है, ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं आती है। तो एसपीडीआई में कवर नहीं किया जाता है। डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस जो होते हैं, वो डॉक्टर के एक्सपीरियंस को इसमें कवर नहीं किया जाता है एसपीडीआई में, क्योंकि ये आपको अपने जो एक्सपीरियंस है कि आपको किसी बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो आपको अपने पेशेंट को बताना पड़ेगा कि इस बीमारी के लिए कौन सी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए, ये और मेडिसिन कितने टाइम आपको लेनी है। ये जो आपका जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपको अपने पेशेंट के साथ में शेयर करना पड़ेगा, तब भी आप उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में नहीं आता है। बट जो आपकी मेडिकल रिपोर्ट है वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। पर्सनल स्टाफ की जो डिटेल है, स्टाफ का जो आईडी है, स्टाफ को सैलरी कितनी मिलती है, स्टाफ की अटेंडेंस, बायोमेट्रिक सिस्टम है, ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। ये आप किसी के साथ शेयर करने के लिए बाउंड नहीं हो। आप चाहो तो बता सकते हो कि मेरे को इतनी सैलरी मिलती है, इतना मेरे को मंथली चेक मिलता है, ये आप चाहो तो बता सकते हो, लेकिन सामने वाला पर्सन उसके लिए बाउंड आपको नहीं कर सकता है। तो ये एसपीडीआई में कवर किए जाते हैं। बट डॉक्टर्स का जो एक्सपीरियंस है वो एसपीडीआई में कवर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये आपको सभी अपने पेशेंट्स के साथ में शेयर करना पड़ता है, तभी तो आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कर पाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर कि अबव सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो मिस्टर कमल है, उस मिस्टर कमल ने ऑडिट की है सिस्टम की, तो उसमें कौन सी ऑडिट को यूज किया है इसने। तो जो कमल है, उस कमल ने इस सिस्टम की ऑडिट की है, तो आइडेंटिफाई करना है ऑडिट कौन सी यूज कर रहा है, किस ऑडिट को इन्वॉल्व कर रहा है अपने सिस्टम के अंदर मिस्टर कमल। तो अब आपको केस स्टडी में देखना है कि मिस्टर कमल का जो पॉइंट है, उस मिस्टर कमल के पॉइंट में क्या काम कर रहा है कमल। तो आप ढूंढो केस स्टडी में मिस्टर कमल के कंसेप्ट को। तो वो अपन देखेंगे इसमें कि कमल ने कौन सी ऑडिट टेक्निक को यूज किया है इसके अंदर। तो मिस्टर कमल का नेम देखिए इसके अंदर, ये मिस्टर कमल है, उस मिस्टर कमल का नेम कहाँ पे आ रहा है आपके पास इसमें। तो मिस्टर कमल का नेम आपको देखना है इसके अंदर। ये देखिए, ये है मिस्टर कमल। तो मिस्टर जो कमल है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर है, जो रेस्पॉन्सिबल है प्रोवाइड हिज वैल्यूएबल इनपुट एंड सुपरवाइज द डेवलपमेंट एंड वर्किंग ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए
और सिस्टम की वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसा कोई भी ऑडिट, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, मेन पॉइंट, कि ऐसा कोई भी ऑडिट जो सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए आता है, कि जिसमें सिस्टम का डेवलपमेंट अच्छे से हो, आपने जो ऑटोमेशन का सिस्टम बनाया है, सॉफ्टवेयर कोई आपने बनाया है, तो कोई भी सिस्टम डेवलप करते हैं तो उसका डेवलपमेंट करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट, और सिस्टम के डेवलपमेंट को मुझे और इम्प्रूव करना हो, तो सिस्टम के डेवलपमेंट को बेटर करने के लिए यदि आपको ऑडिट करते हैं तो उस ऑडिट को नेम दिया जाता है कॉन्करेंट ऑडिट। और ये आपको चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है कि जब आप सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए कोई ऑडिट करते हैं, सिस्टम के डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कोई ऑडिट करते हैं, तो जो आपका सिस्टम है उस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, सिस्टम की डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, सिस्टम को और इफेक्टिव बनाने के लिए यदि आप कोई ऑडिट करते हैं तो उस ऑडिट को नेम दिया जाता है स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्करेंट ऑडिट। तो चैप्टर 3 में कंसेप्ट आपके पास ये गिवन है और चैप्टर 3 के अंदर कॉन्करेंट ऑडिट का बेसिक कंसेप्ट बताया गया है। और मेन पॉइंट ये याद रखिएगा इसके अंदर कि जो सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए कोई भी ऑडिट आती है तो उसे कॉन्करेंट ऑडिट के नेम से कहा जाता है इसके अंदर। तो ये कॉन्करेंट ऑडिट में आता है स्टूडेंट इसमें। फिर इसके बाद नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग बताना है, जो आपकी अपनी ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि जो हॉस्पिटल्स में जो प्रोसेस होते हैं उसमें ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसको अपन सेकेंडरी प्रोसेस में ले सकते हैं, जिसको एक बार के लिए नहीं भी करेंगे, टाल देंगे, तो भी आपके बिजनेस पे या आपकी हॉस्पिटल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसके अंदर। तो ये 4 प्रोसेस आपको दिए गए हैं, रिक्रूटमेंट स्टाफ, मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, अकाउंटिंग और बस्टिंग, ये 4 प्रोसेस है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोसेस आपकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग, कि ऐसा कौन सा प्रोसेस जिसको एक बार के लिए अपन डाल देंगे तो आपके प्रोसेस पे, आपके बिजनेस पे, आपकी सर्विसेज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें मैं लास्ट से चलता हूं इसके अंदर, अकाउंटिंग और बस्टिंग, मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग। तो देखिए इसके अंदर स्टूडेंट यहाँ पे कि जब अपन कोई भी प्रोसेस करते हैं, आपके जैसे हॉस्पिटल सर्विसेज हैं, तो यदि आपके पास इक्विपमेंट सही नहीं है, आपने पेशेंट्स के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर मैनेज नहीं कर रखा है, इक्विपमेंट्स यदि सही मेंटेन नहीं कर रखे हैं, तो आप पेशेंट्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। तो जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना होता है, तो ये तो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है, अपन सेकेंडरी में नहीं छोड़ सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं होगा तो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप इसके अंदर। हाँ, लेकिन यदि आपकी जो स्टाफ का रिक्रूटमेंट है, स्टाफ का जो स्टाफिंग है, नया स्टाफ लेकर आना है, तो वो यदि 1-2 दिन लेट भी हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉब्लम? कि स्टाफ ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है, वो स्टाफ कम पड़ रहा है, तो स्टाफ कम पड़ रहा है तो आपको स्टाफ लेकर आना है, जरूरी है लाना है स्टाफ, लेकिन एक बार के लिए 1-2 दिन डिले यदि हो भी जाता है तो आपके पास जो अवेलेबल स्टाफ है उसका ओवर टाइम करके आप अपने प्रोसेस को मैनेज कर सकते हो। लेकिन यदि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं कर रखा तो स्टाफ लेकर भी आ गए, आपने अच्छी टीम लेकर आ गए, लेकिन आपके पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है, पेशेंट्स के ट्रीटमेंट करने के लिए आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, आपने आईसीयू नहीं बना रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप नहीं है, तो आपके पास कितना भी स्टाफ की टीम हो, कितनी भी अच्छी टीम हो, लेकिन आप काम नहीं कर सकते हो। और प्लस आपकी जो अकाउंटिंग है, बस्टिंग पूरी मैनेज होनी चाहिए। अकाउंटिंग मैनेज होगी तभी आप अपना पूरा सिस्टम मैनेज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप इक्विपमेंट्स परचेज कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो। उसके अंदर बस्टिंग पूरी बजट बनाना पड़ता है कि कितना इनकम हो रहा है, कितना मैं एक्सपेंसेस कर सकता हूं, तो ये सब आपकी प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आते हैं। बट जो स्टाफिंग है, रिक्रूटमेंट है, ये आप एक बार के लिए 1-2 दिन के लिए टाल देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि जो स्टाफ ऑलरेडी आपके पास है उनसे थोड़ा सा ओवर टाइम करा के भी अपना बिजनेस मैनेज कर सकते हो। लेकिन अदर एक्टिविटीज तो आपको मैनेज करना जरूरी होता है, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाता है आपके पास। ऐसा नहीं है कि स्टाफ चाहिए, नहीं, स्टाफ चाहिए, लेकिन ठीक है, एक बार के लिए जो स्टाफ है उससे अपन काम चला सकते हैं। अब नया स्टाफ तो जब आएगा तब आएगा, इंटरव्यू होंगे उनके आपके पास सीवी आएंगे, उनका बायोडाटा आपके पास आएगा, फिर उनमें से आप सेलेक्ट करोगे, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, तो 1-2 दिन के लिए टाइम लग भी जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर यदि मैनेज नहीं है तो फिर आप काम नहीं कर सकते स्टूडेंट इसके अंदर। तो वो कंसेप्ट आपका यूज आता है इसके 8 नंबर केस स्टडी का। फिर नेक्स्ट आता है 9 नंबर केस स्टडी। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपन केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं, तो आप भी अपने लेवल पे केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक स्टूडेंट आप लोग केस स्टडी सॉल्व नहीं करेंगे तो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा।
तो मैं आपको केस स्टडी सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स में आपको भी एफर्ट्स करने हैं और आप लोग भी अपने लेवल पे केस स्टडी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का पैटर्न मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि किस पैटर्न पे आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है, वो पैटर्न मैंने पूरा आपको समझा दिया है इसके अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग आप भी अपने लेवल पे केस स्टडी सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक खुद अपने अकॉर्डिंग आप सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो इसलिए मैं भी आपको सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन मेरा वीडियो देखने से पहले एक बार आप खुद अपने लेवल पे भी सॉल्व करें, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग 2 वीडियोस में आपको पूरा बेसिक समझाया है, कंसेप्ट आपको मैंने क्लियर कराया है इसके अंदर। तो उसके बेसिस पे आप खुद भी अपनी केस स्टडी सॉल्व करके देखें और फिर उसके बाद आगे की वीडियोस देखेंगे तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपको उसके अंदर। हाँ, तो नेक्स्ट अपन आते हैं 9 नंबर केस स्टडी पे। तो 9 नंबर केस स्टडी में दिया गया है कि एक स्टेटमेंट है और आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। और वो आपको दिया गया है एक्सेस कंट्रोल टू बी बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंस बेसिस। तो जो एक्सेस कंट्रोल है चैप्टर 2 का भी प्रीवियस क्वेश्चन भी आया था, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो ये चैप्टर 2 में है आपके पास रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल चैप्टर 2 में टॉपिक है। तो स्टूडेंट जो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, ये इसमें लिखा है कि किसी भी पर्सन को, किसी भी यूजर को रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की परमिशन दी जाती है तो उसके यूजर की प्रेफरेंस के बेसिस पे दी जाती है क्या। तो स्टूडेंट जब भी किसी भी यूजर को परमिशन देते हैं डेटा एक्सेस करने की, तो यूजर की प्रेफरेंस को नहीं देखा जाता है, ये देखा जाता है कि उसको नीड क्या है, वो किस पोस्ट पे काम कर रहा है, उसका वर्क क्या है, उसका जॉब क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसे परमिशन दी जाती है, न कि उसकी यूजर की प्रेफरेंस के बेसिस पे। तो यूजर तो चाहेगा कि मुझे तो टॉप लेवल के मैनेजमेंट की परमिशन दे दें, लेकिन अपन नहीं दे सकते हैं। तो अपन जो परमिशन देते हैं वो परमिशन देते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या उसका जो वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, तो फॉल्स है। अब इन ट्रू वाला तो कंसेप्ट खत्म हो गया, ट्रू तो आएगा ही नहीं क्योंकि स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। अब फॉल्स में से कौन सा सही है वो बताना है कि ठीक है ये तो फॉल्स है, अब आपको बताना रीजन की सही क्या है। तो सही स्टूडेंट यह है इसके अंदर कि जब आप चैप्टर 2 में देखेंगे तो उसमें क्लियरली आपको मेंशन किया हुआ कि किसी भी यूजर को परमिशन दी जाती है वो 2 बेसिस पे परमिशन दी जाती है। और वो 2 बेसिस आता है, फर्स्ट एक तो नीड टू नो बेसिस, नीड टू नो बेसिस एंड नीड टू डू बेसिस। तो नीड टू नो का मतलब होता है कि जितना उसको जानना जरूरी है उतना ही जाने, जो उसकी पोस्ट है, जो उसका लेवल है, उसके अकॉर्डिंग जितना उसको जानना जरूरी है उतना ही डेटा जाने, उससे ज्यादा नहीं जान पाए। और नीड टू डू बेसिस का मीन्स होता है इसके अंदर कि जो उसका वर्क है उस वर्किंग के लिए जो रिपोर्ट बनानी है, उस रिपोर्ट बनाने के लिए उसको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए वही इन्फॉर्मेशन मिले उसके अंदर। तो वो कंसेप्ट आता है नीड टू डू बेसिस पे। तो ये जो परमिशन दी जाती है वो 2 बेसिस पे मिलती है, नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस पे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया स्टूडेंट आपका, ये फॉल्स हो जाता है स्टेटमेंट आपका। ये करेक्ट क्या है, करेक्ट एक्शन डिफाइंड एज नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस। चैप्टर 2 में क्लियर इन्होंने इस चीज को मेंशन कर रखा है इन्होंने। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इसके अंदर कि जो ये सिस्टम है, जो हैक कंपनी है, सिस्टम है ये अपने बैकअप की पॉलिसी बना के रखता है कि जिससे डेटा लॉस होने पर भी आपकी बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये क्या कर रहा है, रनिंग ए बैकअप प्रोसीजर ईच डे एट 22 आवर्स। तो डेली ये अपने डेटा का बैकअप लेके रखता है, जो भी आज के ट्रांजैक्शंस में है उन सभी के आज के ट्रांजैक्शंस के बैकअप लेके रखा जाता है इसके अंदर। तो जो पुराना डेटा था, जो पुराना डेटा आपके पास है, उस पुराने डेटा में नया ट्रांजैक्शन ऐड हो गया है तो नया ट्रांजैक्शन अपन और ऐड करते जाएंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, पुराना जो बैकअप था उस पर क्या कर दिया मैंने, जैसे पुराना बैकअप था मान लीजिए वो 24 आवर्स के पहले का है, अब मैंने क्या कर दिया उसके अंदर आगे का डेटा बैकअप लेके और ऐड कर दिया। तो पुराने को क्या कर रहा हूं मैं, अपडेट कर रहा हूं, पुराने को मैं करेक्ट कर रहा हूं। तो ये पूछा है कि इसमें कौन से कंट्रोल को यूज किया गया है। तो इसमें कंट्रोल यूज किया जाता है स्टूडेंट करेक्टिव कंट्रोल। करेक्टिव कंट्रोल क्यों इसके अंदर, क्योंकि आपने यहाँ पे जो पुराना बैकअप था
उस पुराने बैकअप के अंदर नया डेटा और ऐड कर दिया उसमें, जिससे कि आपका लेटेस्ट बैकअप आपके पास आ जाए। फिर आपके सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपका सर्वर करेक्ट हो जाता है, आपका सर्वर क्रैश हो जाता है, तो डेटा लॉस यदि हो भी जाता है तो मेरे पास क्या होगा, पूरा लेटेस्ट बैकअप मैंने ले रखा है, तो पूरा का पूरा मैं क्या करूंगा, एज इट इज रिस्टोर करूंगा, जिससे कि मुझे कोई भी वर्क दोबारा से रिपीट करने की या कोई भी फाइल मुझे दोबारा बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पुराने को मैं क्या कर रहा हूँ, करेक्ट करता जा रहा हूँ, ताकि लेटेस्ट बैकअप मेरे पास मिलता रहेगा। और अपन करते भी हैं कि अपन जब भी कोई नया कॉन्टेक्ट नंबर अपने फोन में ऐड करते हैं तो अपन गूगल ड्राइव पे बैकअप क्या करते थे, उसका अपडेट कर देते। पुराने वाले को क्या कर दिया मैंने, अपग्रेड कर दिया, पुराने वाले को मैंने करेक्ट कर दिया, जैसे नया कॉन्टेक्ट नंबर भी मेरे बैकअप में ऐड हो जाएगा। तो फिर कभी मेरे फोन में प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं उसको वापस रिस्टोर कर सकता हूँ उसके अंदर। तो इसलिए करेक्टिव कंट्रोल होता है इसके अंदर, क्योंकि आप अपग्रेड कर रहे हो पुराने बैकअप को नए के साथ में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपन यूज करते हैं, उस इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट गिवन है वो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकंड चैप्टर का टॉपिक है, 2 टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। तो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, चैप्टर 2 में कंसेप्ट आपके पास ये गिवन है, और उसका डिफरेंस का टेबल भी आपके पास बना हुआ है, क्या डिफरेंस होता है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन में। तो जिसे यूज करने से पहले आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना जरूरी है। जब तक कि इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक आप उसे यूज नहीं कर सकते हो। वो सब होते हैं इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। और दूसरा होता है क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, जो ऑलरेडी क्लाउड पे है, जिसको ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू आप यूज कर सकते हो, तो वो आपका होता है क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। अब आपको बताना है कि इसमें जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है इसके। तो देखिए स्टेटमेंट पे रखा फर्स्ट नंबर में, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विल बी मोर एफिशिएंट। अब इसके लिए आपको यदि डिफरेंस इनका बढ़ा हुआ है, चैप्टर 2 में टेबल बना हुआ है, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का डिफरेंस का टेबल बना हुआ है, उस टेबल में बता रखा है दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विल बी मोर एफिशिएंट देन क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। ऐसा क्यों? मोर एफिशिएंट स्टूडेंट इसलिए होता है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, क्योंकि इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, तो विदाउट इंटरनेट डायरेक्ट आप उसे एक्सेस कर सकते हो। जबकि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन सर्वर पे होते हैं, आप इंटरनेट के थ्रू अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल पे उसे यूज करते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि इंटरनेट की स्पीड स्लो है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी यदि आपकी नहीं आ रही है तो फिर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो इसके अंदर। इसलिए ये क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट फर्स्ट नंबर, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन इज मोर एफिशिएंट देन क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के फास्ट होती है क्योंकि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, नेट कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ट्रू स्टेटमेंट हो जाता है इसके अंदर। तो ये आपका एक ट्रू स्टेटमेंट है, वो मोर एफिशिएंट होता है इसके अंदर। अब इसमें नेक्स्ट में दिया गया है कि ये जो कैपेक्स है तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, इंटरनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं होते, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, जिसपे आप ऑनलाइन अपना डेटा एक्सेस करते हो। फिर नेक्स्ट दिया गया है, डिफाइन सर्विस एग्रीमेंट इज रिकमेंडेड इन इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर के लिए एग्रीमेंट कोई भी नहीं बनता है, क्योंकि इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन तो आपने खुद ने इंस्टॉल कर रखा है, किसी से हायर नहीं कर रखा है। तो एग्रीमेंट किसके लिए बनता है, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन के लिए। तो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन आप अपने क्लाउड यूजर से हायर करते हो, तो हायर किया तो उसके साथ एग्रीमेंट बनता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट बनता है वहां पे। तो इंस्टॉल्ड के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं बनता है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ये सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, इंस्टॉल्ड के लिए काम नहीं करते हैं ये। नेक्स्ट में दिया हुआ है, मेंटेनेंस विल बी डिफाइंड लायबिलिटी ऑफ द इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। तो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की मेंटेनेंस की लायबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर की नहीं होती है, क्योंकि आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा है, तो आप इसको मेंटेन करोगे, आप ही अपनी कोडिंग इसको अपग्रेड और मैनेज करोगे। इसमें सर्विस प्रोवाइडर इसको मेंटेन नहीं करता, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो करेक्ट स्टेटमेंट आपका आ जाता है। ये परफॉर्मेंस इसकी बेटर होती है, इसके अंदर मोर एफिशिएंट होता है ये, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, सेकंड चैप्टर में कुछ कंसेप्ट है इसका। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट है,
अकाउंट्स पेबल जो आपका डिपार्टमेंट है, जब पेमेंट करते हैं तो उसके फंडामेंटल रूल्स क्या हैं पेमेंट करने के। तो फंडामेंटल रूल्स अडॉप्टेड इन अकाउंट्स पेबल ऑटोमेशन सेटअप फॉर पेमेंट। तो जब वेंडर को पेमेंट करना, आपसे वेंडर से परचेजिंग किया आपने, वेंडर से परचेजिंग करने के बाद उससे पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने से पहले आपको देखना है कि जो बिल का पेमेंट कर रहा हूँ वो बिल सही होना चाहिए। तो बिल यदि सही होगा, उसमें बिल में डिटेल पूरी मेंशन है सही से, तब आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये चैप्टर 1 में भी आपके पास गिवन है, चैप्टर 2 में भी बेसिक इसका कंसेप्ट गिवन है, और ये चैप्टर आप उसमें देखेंगे प्रोक्योर टू पे, P2P का जो आपका टॉपिक आता है चैप्टर 1 में भी है, P2P प्रोक्योर टू पे। तो प्रोक्योर टू पे का जो प्रोसेस आपको चैप्टर 1 में गिवन है, उस P2P के चैप्टर 1 के प्रोसेस में स्टेप्स में आपको गिवन है, और लास्ट 4th नंबर स्टेप में दिया गया है कि जब अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट किसी भी बिल का पेमेंट करता है तो वो क्या क्या चेक करता है। तो उसमें 3 वे मैच आपको दिया गया है, और 3 वे जो मैच आपको दिया गया है उसमें एक तो परचेज ऑर्डर चेक करते हैं अपन, एक गुड्स रिसीव नोट है वो अपन चेक करते हैं, और एक वेंडर का जो इनवॉइस आया है वो अपन चेक करते हैं। 3 वे मैच होता है। तो आपको क्लियरली उसके जो लास्ट स्टेप है उसमें क्लियरली मेंशन है कि 3 वे आपका मैच होता है, और 3 वे मैच के अंदर परचेज ऑर्डर, वेंडर से जो इनवॉइस आया है वो, और गुड्स रिसीव नोट, ये 3 मैच किए जाते हैं। और ये 3 डॉक्यूमेंट्स मैच हो जाते हैं तो मतलब आपका बिल सही है और आप उसका पेमेंट कर देते हो। लेकिन ये यदि मैच नहीं हो रहे हैं, यदि ये तीनों चीजें मैच नहीं होती है तो मतलब आपके बिल में कोई प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, तो उसके लिए फिर आप उस बिल को एक बार के लिए होल्ड कर देते हो। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट जब भी बिल का पेमेंट करेगा तो वेंडर इनवॉइस, परचेज ऑर्डर और गुड्स रिसीव नोट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स को मैच करता है, और ये मैच होने के बाद ही पेमेंट करेंगे इसके अंदर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो मास्टर टेबल है उसको मैच नहीं करता है, तो आपके आंसर में मास्टर टेबल जहां भी आ रही है वो रोंग हो जाती है। तो रिमेनिंग 3 पॉइंट्स के अंदर इन्होंने मास्टर टेबल को भी यूज कर रखा है। तो मास्टर टेबल को ये ना तो बनाता है और ना ही ये मैच करते हैं, तो ये ओनली 3 वे मैच करता है। ये क्लियरली चैप्टर 1 में P2P प्रोसेस में लिखा है इन्होंने, इसके अंदर परचेज ऑर्डर, वेंडर इनवॉइस और गुड्स रिसीव नोट ऐड करता है, इनको मैच करता है। ये तीनों मैच होंगे तो पेमेंट कर देंगे। मास्टर टेबल को कभी भी ना तो बनाते हैं और ना मैच करते हैं। तो ये आंसर यदि आ रहा है तो मतलब वो तीनों रॉन्ग हो गए, तो आंसर करेक्ट क्या हो गया आपके लिए, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाता है इसमें। तो 3 वे मैच करता है इसके अंदर, तो ये 3 वे मैच होंगे और उसी 3 वे मैच के अकॉर्डिंग काम करते हैं ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज करते हैं तो ये किस सर्विस मॉडल में यूज किया जाता है। तो ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो स्टूडेंट होता है ये कम्युनिकेशन के लिए काम करते हैं। वॉइस मैसेज आपको सेंड करना हो, आपको अपने डेटा सेंड करने हो, तो कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल आपका यूज है, स्पेशली वॉइस डेटा कम्युनिकेशन के लिए, आप वॉइस मैसेज सेंड करते हो, चाहे व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज सेंड करते हैं, या आप चाहे फेसबुक पे, कहीं भी इंटरनेट के थ्रू जब आप कहीं भी वॉइस मैसेज सेंड करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं, तो कहीं भी वीडियो कॉलिंग करते हैं, वॉइस मैसेज आप सेंड करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉल कर रहे हैं चाहे, या फेसबुक के थ्रू कॉल कर रहे हैं, या अदर किसी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जब आप डेटा सेंड करते हैं वॉइस डेटा, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो आता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये कम्युनिकेशन के लिए काम करता है, तो इसलिए इसमें यूज किया गया है प्रोटोकॉल सर्विस मॉडल, और वो यूज किया गया कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपको वॉइस मैसेज सेंड करना हो तो वॉइस मैसेज सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। ये आपको चैप्टर 4 में भी कंसेप्ट गिवन है। चैप्टर 4 में आपको इसका पूरा कंसेप्ट दिया गया। क्लाउड कंप्यूटिंग जब आप पढ़ेंगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्विस मॉडल्स पे आपके पास अवेलेबल है कि वॉइस कम्युनिकेशन मैसेज करना हो तब आप इसे यूज करते हैं, तो ये उसके लिए कम्युनिकेशन एज ए सर्विस यूज किया जाता है। तो ये प्रोटोकॉल किसके लिए यूज आ रहा है स्टूडेंट, कम्युनिकेशन के लिए आता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल व्हाट्सएप पे भी काम करता है, ये फेसबुक पे भी काम करता है, इंस्टाग्राम पे भी, जहां भी आप अपने इंटरनेट के थ्रू, सिंपल कॉलिंग नहीं, इंटरनेट के थ्रू जब वीडियो कॉल करते हो या इंटरनेट के थ्रू वॉइस कॉलिंग करते हो, तो इंटरनेट के थ्रू कहीं भी कॉलिंग हो रही है तो वहां यूज आता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। लेकिन यदि आप सिंपल मोबाइल से कॉलिंग करते हैं, जनरल कॉलिंग करते हैं, उसमें ये प्रोटोकॉल काम नहीं करता, ये ओनली इंटरनेट पे कॉलिंग पे काम करता है। तो ये वॉइस मैसेज, वॉइस कम्युनिकेशन के लिए काम आता है।
वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं, तो वॉइस कम्युनिकेशन के लिए इसे यूज किया जाता है। तो इसलिए इसमें कौन सा सर्विस मॉडल यूज होगा स्टूडेंट? तो इसमें सर्विस मॉडल आपका यूज आएगा कम्युनिकेशन एज ए सर्विस। फिर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है किस सेक्शन को इसमें कवर किया जाएगा। विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट। प्रॉब्लम क्या है वो देखें। प्रॉब्लम ये है कि किसी भी पर्सन ने विदाउट परमिशन, विदाउट अप्रूवल किसी भी पर्सन ने सिस्टम से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया है उसने, या डेटा की कॉपी कर ली है, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम से कोई भी पर्सन जब विदाउट अप्रूवल और विदाउट परमिशन किसी का डेटा एक्सेस कर लिया जाता है, किसी की फाइल एक्सेस कर ली जाती है, तो वो किस सेक्शन में पनिशेबल होगा? तो ये सेक्शन 66 में पनिशेबल होता है स्टूडेंट। तो सेक्शन 66 में पनिशेबल होता है। अब क्या मिलेगा उसके अंदर? 3 इयर्स का पनिशमेंट और प्लस 5 लाख की पेनल्टी होती है इसके अंदर। ये चैप्टर 1 में आईटी एक्ट में टॉपिक में गिवन है सेक्शंस आपको, ये पहले भी आए हैं सेक्शंस आपके। तो ये सेक्शन चैप्टर 1 में आईटी एक्ट के टॉपिक में गिवन है। तो जब भी कोई भी पर्सन विदाउट अप्रूवल और विदाउट परमिशन किसी का डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, तो उसको सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग पनिशेबल किया जाता है। और उसमें पनिशमेंट जो मिलेगी वो 3 इयर्स की पनिशमेंट होती है और प्लस 5 लाख की पेनल्टी पे करनी पड़ती है उसे। तो ये आप जैसे ही इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो इस सेक्शन में ये मेंशन है दोनों इंफॉर्मेशन। तो ये था आपका 9 नंबर केस स्टडी का कंसेप्ट। तो स्टूडेंट इसमें तो कंसेप्ट एक ही है कि मैं एक ही चीज बार बार कह रहा हूँ। मेरे जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें भी मैंने यही कहा था कि यदि आपको टॉपिक क्लियर है, टॉपिक का कंसेप्ट आपको क्लियर है, टॉपिक यदि क्लियर है, टॉपिक का कंसेप्ट यदि क्लियर है, आपको ये मालूम है कि विदाउट परमिशन यदि किसी का भी डेटा एक्सेस कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कॉपी कर लिया जाता है, तो कौन से सेक्शन में पनिशेबल होगा वो मालूम होना चाहिए। तो वो सेक्शन 66 में। अब उसमें ये मालूम होना चाहिए पनिशमेंट क्या मिलेगी, तो वो क्लियरली सेक्शन मेंशन है कि 3 इयर्स का पनिशमेंट होगा और 5 लाख का पेनल्टी लिया जाएगा। तो यदि टॉपिक वही चीज है, मैं आपको बार बार एक ही चीज कहता हूं कि यदि आपका टॉपिक क्लियर है, टॉपिक का कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो हर केस स्टडी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। टॉपिक क्लियर नहीं है, टॉपिक का कंसेप्ट यदि आपका क्लियर नहीं है, तो आप केस स्टडी सोल्व नहीं कर सकते हैं, एमसीक्यू सोल्व नहीं कर सकते हैं, चाहे वो सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू हो या चाहे वो नॉर्मल एमसीक्यू। तो टॉपिक पहले क्लियर करेंगे तो ही आपके सॉल्यूशन होंगे इनके। तो उसके लिए मैंने क्लासेस में भी रेगुलर स्टूडेंट्स को एक एक बात कही है कि आप लोगों को मेन जो फोकस करना है वो टॉपिक्स पे फोकस करना है। एमसीक्यू सोल्व करने के लिए कोई टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टूडेंट टेंशन लेते हैं एमसीक्यू कैसे सोल्व करें, एमसीक्यू कैसे याद करें। तो आपको स्टूडेंट, मैंने क्लास के अंदर भी रेगुलर ये बात कही है स्टूडेंट्स को कि एमसीक्यू सॉल्यूशन के लिए कोई टेंशन आपको लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना एमसीक्यू के लिए। क्योंकि यदि टॉपिक क्लियर है, टॉपिक के कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो ये एमसीक्यू अपने आप ही सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो आपको तो टॉपिक अच्छे से क्लियर करें, जो मॉड्यूल आपको दिया गया है उसको अच्छे से कंसेप्ट पढ़े और उसके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करें, टॉपिक क्लियर करें, तो एमसीक्यू अपने आप ही सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो आपको मेनली देखो, एक सिंपल सेंटेंस में कहता हूं मैं कि आपको 70 जो मार्क्स आता है उसके लिए फोकस करना है। क्योंकि EIS में 30% और 70% का रेशो रहता है। 30% एमसीक्यू आते हैं और 70% आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो मैं क्लास के अंदर भी ये कहता हूं कि आपको मेनली 70% पे फोकस करना है। 70% पे यदि अच्छे से फोकस कर लिया, टॉपिक आपने कवर कर लिया अच्छे से, तो ये 30% अपने आप ही कवर हो जाएंगे। इनके लिए अलग से टेंशन लेना ही नहीं है आपको। हर एमसीक्यू में देखिए कि बिना केस स्टडी पढ़े अपन सोल्व कर पा रहे हैं। टॉपिक यदि क्लियर है तो अपन केस स्टडी अपन नहीं पढ़ रहे हैं, किसमें भी बिना केस स्टडी पढ़े अपन क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। इसके अंदर कोई क्वेश्चन आता होगा ऐसे 5 में से जिनमें से मुझे केस स्टडी पढ़नी पड़ती है, वो पर्टिकुलर टॉपिक, पूरी केस स्टडी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी तक केस स्टडी के सोल्व कराए हैं, किसी में भी पूरी केस स्टडी अपन ने किसी में भी नहीं पढ़ी है। कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, उसके लिए अपने को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके केस स्टडी पढ़नी पड़ती है, तो उसका सोल्यूशन मिल जाता है अपने को उसके अंदर। तो उसके लिए वही चीज आता है कि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, तो आप एमसीक्यू अपने आप सोल्व कर सकते हो। तो ये था आपका 9 नंबर एमसीक्यू का कंसेप्ट। फिर आता है नेक्स्ट 10 नंबर केस स्टडी। अब देखिए इसमें 10 नंबर केस स्टडी आप देखेंगे तो 10 नंबर केस स्टडी बहुत लेंथी केस स्टडी दी गई है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं।
बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल आपको दिए गए, देखिए इतनी लंबी केस स्टडी है। अब इस केस स्टडी को यदि स्टूडेंट पढ़ने बैठ जाते हैं तो इस केस स्टडी को देखिए इश्यूज आ रहे हैं पूरे इसके अंदर, तो इतनी बड़ी एक 10 नंबर केस स्टडी है। अब स्टूडेंट एग्जाम के अंदर यदि इस केस स्टडी को पढ़ने बैठ जाते हैं तो इतना टाइम तो इस केस स्टडी को पढ़ने में समझने में चला जाता है, जबकि काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे इनमें से जिसमें केस स्टडी का रोल ही नहीं है। विदाउट केस स्टडी भी आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तब वो क्या है वो देख लेते हैं अपन इसके अंदर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट अपन जो 10 नंबर आपकी केस स्टडी है उस 10 नंबर केस स्टडी को सोल्व करते हैं अपन इसमें। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट 10 नंबर केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 5 का क्वेश्चन है ये। सीबीएस को इंप्लीमेंट करना हो तो सीबीएस को इंप्लीमेंट करने में अपन स्टेप्स यूज करते हैं। 10 स्टेप्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब आपको ये पूछा गया है कि जब इस कंपनी में सीबीएस को इंप्लीमेंट किया गया तो इसको इंप्लीमेंट करने में कौन सी स्टेप्स की मिसिंग रह गई। डिसीजन टू इंप्लीमेंट सीबीएस लैक्स विच क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सीबीएस डिप्लॉयमेंट। तो जब सीबीएस को डिप्लॉय किया गया मतलब उसको एग्जीक्यूट किया गया तब उसमें कौन सी स्टेप्स मिसिंग रह गई कि जिसकी वजह से अपन सही से सीबीएस को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। तो इन स्टेप्स में से किसको आपने मिस कर दिया, लैक्स क्या मिस कर दिया आपने जिसकी वजह से सीबीएस प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। तो अब देखिए अपन कि इसके अकॉर्डिंग क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि कहां फेल हो गया आपका सीबीएस, तो वो अपन देखते हैं इसमें। इसके अकॉर्डिंग केस स्टडी पढ़ते हैं अपन केवल एक बार। तो आपको पूरी केस स्टडी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल जो इश्यूज आ रहे हैं कि इश्यूज की वजह से सीबीएस काम नहीं कर रहा तो ओनली आपको वो इश्यूज दिए गए हैं वो पढ़ने हैं आपको। उसके पहले एग्जांपल्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें मैनेजमेंट के इश्यूज हैं तो मैनेजमेंट के जो इश्यूज आपको दिए गए हैं वो ओनली मैनेजमेंट के इश्यूज आपको देखने हैं इसके अंदर। तो ये मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, ओनली वो इश्यूज देखने, सभी आपको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये तो रिपोर्ट्स दी गई है आपको, ये तो सब आपकी मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स है। नेक्स्ट में आ रहा है इश्यूज जो आ रहा है, देखिए फर्स्ट नंबर इश्यू आ रहा है इसका कि जो सीबीएस आपने इंप्लीमेंट कर रखा है, जो सीबीएस आपने इंप्लीमेंट किया है उस सीबीएस के अंदर बैकअप फैसिलिटी नहीं है प्रॉपर। कि कभी कोई डिजास्टर हो जाता है तो डिजास्टर होने की रीजन से आपकी बैकअप फैसिलिटी सीबीएस में नहीं है। कोई भी डिजास्टर हो जाता है, सर्वर फेलियर हो जाता है, सिस्टम फेलियर हो जाता है तो बैकअप फैसिलिटी नहीं है। पहली प्रॉब्लम तो ये हो गया आपके इसमें। सेकंड इश्यू क्या आ रहा है इसमें, सेकंड इश्यू आ रहा है कि सीबीएस का जो सिस्टम आपने इंप्लीमेंट किया है उसमें मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, जबकि आज के टाइम में सारा काम किससे होता है स्टूडेंट, मोबाइल बैंकिंग से, मोबाइल के थ्रू सारा काम करते हैं अपन। तो आपने जो सीबीएस को इंप्लीमेंट किया है उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम तो क्या आ रहा है कि उसके अंदर बैकअप फैसिलिटी नहीं है। सेकंड नंबर प्रॉब्लम आ रहा है कि इसमें मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है, जबकि आज के टाइम में तो हर स्टूडेंट हर पर्सन मोबाइल बैंकिंग से ही पेमेंट करता है। कोर बैंकिंग सिस्टम में सब मोबाइल बैंकिंग से पेमेंट करते हैं अपन इसके अंदर। उसमें मोबाइल बैंकिंग यूज करते हो आप, गूगल पे यूज करते हो, फोन पे यूज करते हो, पेटीएम यूज करते हो, सब मोबाइल से चलते हैं इसके अंदर। अब ये इश्यूज आ रहे हैं, इसी के लिए जो ऑडिटर था उस ऑडिटर ने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, नीड टू गो फॉर ए न्यू सीबीएस। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये सारे इश्यूज आ रहे थे और इन्हीं इश्यूज की वजह से जो ऑडिटर था उसने क्या सजेस्ट कर दिया आपको, उसने आपको सजेस्ट कर दिया कि आप न्यू सीबीएस को इंप्लीमेंट करो। तो ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि जब पहले आपने सीबीएस को इंप्लीमेंट किया था उसकी प्रॉपर प्लानिंग आपने नहीं बनाई कि मुझे क्या रखना चाहिए, क्या सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी मुझे रखनी चाहिए, यूजर्स के लिए क्या फैसिलिटी रखनी चाहिए, उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाए। और बिना प्लानिंग के, विदाउट प्लानिंग यदि कोई भी काम करते तो ऑब्वियसली आपका सिस्टम क्या होगा, फेल हो जाएगा और आपको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगी। तो इसमें क्या स्टेप आपने मिस कर दी, आपने स्टेप मिस कर दी कि आपने इंप्लीमेंट करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। और ऑब्वियसली सिंपल सा लॉजिक है कि आप प्लानिंग करके काम नहीं करोगे तो वो काम फेल होने के ही चांस हो जाते हैं। तो इसलिए क्या मिस हो गया इसमें, प्लानिंग मिस कर दी आपने इसकी वजह से सारी फैसिलिटी आपको नहीं मिल पाई। इसके आपको चाहे नॉलेज नहीं था, इस वजह से रीजन कुछ भी हो सकता है कि आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। यदि प्रॉपर आप उसकी प्लानिंग करते तो आपकी ये फैसिलिटीज भी आपके पास रहती और आपका सीबीएस इतनी जल्दी फेलियर नहीं होता। तो प्लानिंग करके काम करना पड़ता है, सिस्टमेटिक प्लानिंग से काम करना पड़ता है। तो प्लानिंग के स्टेप आपकी क्या रह गए इसमें, मिस रह गए इसके अंदर। तो प्लानिंग स्टेप मिस होने की वजह से आप सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए इसको। फिर इसके बाद सेकंड
सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है कि इसमें कुछ रिपोर्ट्स दी गई है। ये रिपोर्ट है सभी आपकी, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट छोड़ा था वो है, ये सभी आपकी रिपोर्ट्स हैं। ALM, CRR, SRR, ये सब आपकी रिपोर्ट्स हैं जो किसमें हेल्प कर रही हैं, जो मैनेजमेंट को हेल्प कर रही हैं, किसमें, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में। ये सभी आपकी मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स हैं और ये सभी रिपोर्ट्स आपकी हेल्प कर रही हैं मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में। अब आपको बताना है कि इस रिपोर्ट को इनमें से किसमें क्लासिफाई किया जा सकता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कोई भी रिपोर्ट हो, चाहे किसी भी तरह की रिपोर्ट हो, ये रिपोर्ट देखिए, आपको देख लेते हैं। ALM, CRR और SRR, ये रिपोर्ट आपको दे रखी है। जब भी आपको वो इश्यू के पॉइंट थे, उसके पहला पॉइंट था, ये सब रिपोर्ट आपको दी गई है। ये मैनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है आपके पास। लायबिलिटी मैनेजमेंट की रिपोर्ट है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की रिपोर्ट है, और ये कैश रिजर्व रेशियो की रिपोर्ट्स हैं। सभी रिपोर्ट्स हैं जो किसमें हेल्प कर रही हैं, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही हैं। अब स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट जो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं, ऐसी कोई भी रिपोर्ट जो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं, उस रिपोर्ट को कवर किया जाता है एज ए MIS रिपोर्ट। चैप्टर 2 में कंसेप्ट आपको गिवन है, ये चैप्टर 2 में कंसेप्ट आपको ये गिवन है, और चैप्टर 2 में MIS रिपोर्ट आपको दी गई है। और जितनी भी MIS रिपोर्ट बनती हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो मैनेजमेंट के लिए जो भी रिपोर्ट बनती है, मैनेजमेंट की डिमांड के बेस पे, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के बेस पे जो रिपोर्ट बनती है, जो मैनेजमेंट को वेल इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प करती है, वो सब रिपोर्ट आपकी MIS रिपोर्ट होती है। तो एक वर्ड याद रखिएगा, मेन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में जो रिपोर्ट हेल्प करती है, वो सब किस में आती है, MIS रिपोर्ट के अंदर आती है, इसके अंदर। तो ये MIS रिपोर्ट आती है सब, चैप्टर 2 में कंसेप्ट है इसका। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन, और इसमें आपको ये बताना है कि आपके सिस्टम में इंटरेस्ट कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या उसमें फ्रॉड हो रहा है। क्यों हो रहा है? ड्यू टू इनहेरेंट वीकनेस। आपके सिस्टम में इनहेरेंट वीकनेस है, और इनहेरेंट वीकनेस की वजह से आपके सिस्टम में कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में फ्रॉड हो पा रहा है। तो अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हर अगले क्वेश्चन में काम आएगा, हर अगले क्वेश्चन में यूज आएगा कि आपके सिस्टम में कोई भी यदि वीकनेस है, आपके सिस्टम में अपनी कमी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, आपकी कमी की वजह से आपने पासवर्ड सही नहीं लगा रखा, उसके अंदर पासवर्ड बहुत वीक पासवर्ड आपने लगा रखा है, या उसका एंटीवायरस सही काम नहीं कर रहा है, या आपके सॉफ्टवेयर वीक हैं, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है आपके सिस्टम में किसी भी तरह की वीकनेस होती है, और उस वीकनेस की वजह से यदि आपके सिस्टम में फ्रॉड हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वो कोई दूसरा पर्सन रेस्पॉन्सिबल नहीं है, आपकी सिस्टम की कमी है, आपके सिस्टम की कमी की वजह से वो सिस्टम मिसयूज हो रहा है, फ्रॉड हो पा रहा है। तो ऐसी कोई भी आपकी वीकनेस होती है, तो अपनी कमी की वजह से यदि आपका सिस्टम में फ्रॉड हो रहा है, आपके सिस्टम का मिसयूज हो रहा है, तो उससे नेम दिया जाता है वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस, अपनी खुद की वीकनेस, अपनी खुद की कमी की वजह से, अपनी खुद की कमी की वजह से यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे कहा जाता है वल्नरेबिलिटी। तो कहीं भी आपकी वीकनेस है, आपकी कमी है, चाहे पासवर्ड वीक है, पासवर्ड बहुत शॉर्ट है, पासवर्ड बहुत इजी है, या आपके सॉफ्टवेयर सही काम नहीं कर रहे हैं, या आपका एंटीवायरस सही काम नहीं कर रहा है और उसकी वजह से वायरस आ रहे हैं, तो अब उसमें किसी अदर कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं, आप खुद उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो। तो आपकी कमी की वजह से कहीं भी प्रॉब्लम आता है, तो वहां पे सब जगह पे आंसर क्या हो जाएगा? वल्नरेबिलिटी हो जाएगा। ये आगे भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे आगे भी काफी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको आपकी कमी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। क्या मेन प्रॉब्लम क्या हो सकती है? आपके सॉफ्टवेयर वीक है, आपका एंटीवायरस वीक है, आपके पासवर्ड वीक है, आपके पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है, बहुत शॉर्ट पासवर्ड है जो इजीली हर पर्सन ट्राई कर सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम कहीं भी आती है, तो आपकी कमी है, तो उस अपनी कमी को कहते हैं वल्नरेबिलिटी। तो ये वल्नरेबिलिटीज का कांसेप्ट आता है आपके इनहेरेंट वीकनेस की वजह से। या वो हर जगह याद रखना है, अपनी कमी कहीं भी है तो वल्नरेबिलिटी। आगे काफी क्वेश्चन में एक टॉपिक आएगा ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आगे काफी क्वेश्चंस में इस तरह के टॉपिक कवर अप होंगे। याद रखिएगा इस चीज को अच्छे से, आगे क्वेश्चंस में काफी आएगा ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4th नंबर, और इसमें आ रहा है जब अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, जब अपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, वेयर ईच कस्टमर लॉस
05 पैसा। तो जब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में हर कस्टमर हर मंथ में 5 पैसे का लॉस हो रहा है। 5 पैसे का लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि मान लीजिए उसका इंटरेस्ट का जो पैसा बनता है वो इंटरेस्ट का पैसा बनता है 120। सपोज इंटरेस्ट का जो पेमेंट आपका बनता है वो इंटरेस्ट का पेमेंट आपका बन रहा है फॉर एग्जांपल इस मंथ का, जुलाई मंथ का या जून मंथ का जो भी पेमेंट आपका बन रहा है इंटरेस्ट का वो बन रहा है 120 रुपीज 5 पैसा। ये सपोज आपका इंटरेस्ट बन रहा है, लेकिन आपको कितना दिया जा रहा है? 120 रुपीज आपको इंटरेस्ट का दिया जा रहा है। तो कितना लॉस हो गया आपके? 5 पैसे का लॉस। क्यों हो गया? क्योंकि इनको राउंड ऑफ कर दिया गया है। अब राउंड ऑफ कर दिया गया है तो 5 पैसे क्या करते हैं, वो उड़ा देते हैं इसके अंदर और 120 रुपीज आपको दे दिए जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? राउंडिंग डाउन हो रहा है। दो चीजें होती है अकाउंट्स के स्टूडेंट हो आप लोग, राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन। तो राउंडिंग डाउन हो रहा है और राउंडिंग डाउन होने की वजह से 5 पैसे का हर कस्टमर को लॉस हो रहा है। तो आंसर क्या हो गया इसका? राउंडिंग डाउन आंसर हो गया इसके अंदर। तो क्योंकि आपको हर बार 5 पैसे का लॉस हो रहा है इसके अंदर, तो 5 पैसे का यदि आपको लॉस होता है तो वो राउंडिंग डाउन कंसेप्ट आपका आ जाता है इसके अंदर। पांच पैसे का लॉस कब हो सकता है? जब आपको ऊपर के पैसे नहीं दिए जाते हैं, उनको राउंड ऑफ करके हटा दिया जाता है, तो वो राउंडिंग डाउन कर रहा है वो। और राउंडिंग डाउन करने की वजह से फायदा हो रहा होता है तो राउंडिंग अप होता। यदि आपको फायदा और हर बार हर मंथ में 10 पैसे का फायदा हो रहा है कि जैसे 90 पैसा बन रहा है, आपको 1 रुपया दिया जा रहा है तो 10 पैसे का फायदा हो रहा है तो राउंडिंग अप। लेकिन यहाँ तो नुकसान हो रहा है तो नुकसान हो रहा है तो राउंडिंग डाउन। ये ध्यान रखिएगा, नुकसान हो रहा है तो राउंडिंग डाउन और फायदा हो रहा है तो राउंडिंग अप। फिर नेक्स्ट आता है 5th नंबर क्वेश्चन कि इसके पास लाइव बैकअप फैसिलिटी नहीं है। वो अपन ने उधर भी देखा था, अभी यस्टरडे में देखा था अपन ने। CBS SML स्मॉल CBS डज नॉट हैव लाइव बैकअप। तो लाइव बैकअप की फैसिलिटी नहीं है और केस होने की रीजन से आपका डेटा पूरा लॉस हो रहा है इसके अंदर। तो लाइव बैकअप आपके पास नहीं है, प्रॉपर आपका डेटा मैनेज नहीं है, डिजास्टर होने की वजह से डेटा लॉस हो पा रहा है, डेटा कोई भी मिसयूज कर लेता है उसके अंदर, डेटा हैक हो रहा है इसके अंदर। तो आपको ये बताना है कि इस प्रॉब्लम को, इस रिस्क को, दिस टाइप ऑफ रिस्क आर एड्रेस थ्रू हैविंग। तो अब इस प्रॉब्लम को किसे सॉल्व कर सकते हैं? तो लाइव बैकअप का सिस्टम रखना है प्रॉपरली। तो इसका मतलब ये चीजें आपको सिक्योरिटी प्रॉपर आपको इंप्रूव करनी पड़ती है। आपको सिक्योरिटी सिस्टम लगाना है। सिक्योरिटी सिस्टम में क्या करेगा? अपने आप ही वो आपके डेटा का बैकअप लेगा और बैकअप लेने के बाद सिक्योरिटी के लिए उसको स्टोर कर लेगा। जैसे अपन करते हैं मोबाइल फोन में, अपन ने ऑटो बैकअप का ऑप्शन ऑन कर रखा है एज ए सिक्योरिटी कि मेरे कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है, मेरे मोबाइल में कोई वायरस आ जाता है, तो वायरस आने की वजह से भी यदि मुझे मोबाइल फॉर्मेट करना पड़ जाए तो मेरा डेटा लॉस नहीं हो। तो सिक्योरिटी पर्पज से मैंने क्या कर रखा है? उस सिक्योरिटी पर्पज से मैंने लाइव बैकअप ऑन कर रखा है, ऑटो बैकअप ऑन कर रखा है, जिससे मेरे फोन में कभी भी नई इमेज, नया वीडियो में अपलोड करूंगा, कॉपी करूंगा, उसके अंदर नया कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करूंगा तो अपने आप ही क्या होगा? उसका बैकअप गूगल ड्राइव पे चला जाएगा। ऑटो बैकअप आप ऑन कर देते हैं तो ऑटो बैकअप ऑन करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली बैकअप चला जाता है और ऑटोमेटिकली बैकअप जाने के बाद आपका डेटा सिक्योर रहेगा। फिर मोबाइल फॉर्मेट करना भी पड़ जाए तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हो? इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो सिक्योरिटी मैनेजमेंट करके। सिक्योरिटी प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, लाइव बैकअप के ऑप्शन को यूज किया जाएगा इसके अंदर। तो ये था आपका 10th नंबर केस स्टडी का कंसेप्ट। फिर नेक्स्ट 11 नंबर केस स्टडी। तो स्टूडेंट कंसेप्ट वही आता जा रहा है बार बार वापस कि आपको यदि टॉपिक क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इजीली अपनी केस स्टडी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो इसके अंदर। हाँ, तो नेक्स्ट 11 नंबर केस स्टडी। तो 11 नंबर केस स्टडी में वही चीज अपने को पहले क्वेश्चंस देखने हैं और क्वेश्चंस देख के उसके अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिर जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां अपन केस स्टडी देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक बोर्ड मीटिंग है
उसमें नोटिस है, कुछ प्रोसेस है, इंजीनियरिंग प्रोसेस है, बिजनेस प्रोसेस मैनेज किया जा रहा है। और उसमें देखिए मेन कंसेप्ट क्या है, मैनेजमेंट वर्क ऑन 3E। 3E के अकॉर्डिंग आपको अपने बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करना है। चैप्टर 1 में टॉपिक है, चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में। चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में आपको सबसे पहला टॉपिक आपको ये दिया गया है 3, और 3 के अंदर आता है एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी। 3 की फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास। तो 3 की फुल फॉर्म है इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट टॉपिक यही दिया है। अब आपको क्या बताना है कि ये जो कैटेगरी है इनमें से कौन सी कैटेगरी इससे बिलोंग नहीं करती है, नॉट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। तो 3 से कौन सी बिलोंग नहीं कर रही है, कौन सी बिलोंग नहीं कर रही है स्टूडेंट, एम्प्लॉय बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि 3 का फुल फॉर्म होता है, और 3 का फुल फॉर्म होता है क्या, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। तो इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी चैप्टर 1 में कंसेप्ट है स्टार्टिंग में ही, तो ये एम्प्लॉय आ जाएगा इसके आंसर में। तो इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट आपका मेन याद रखिएगा इसके। फिर क्वेश्चन तो पूरा पढ़ना है एक बार आपको, बट ये वाला कंसेप्ट है मेन आपका। 3 में कौन सा ये बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उस सेकंड नंबर क्वेश्चन में कंसेप्ट आपके पास है कि एलएमएन का मैनेजमेंट है, जो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट करना चाहता है। क्या करना चाहता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। कौन सा सिस्टम चाहिए उनको, उनको सिस्टम चाहिए इंटीग्रेटेड सिस्टम, जो क्या कर सके, सभी फंक्शनल एरिया को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सके। तो ये ध्यान रखिएगा, आगे ऐसे काफी क्वेश्चन आएंगे, और ये याद रखिएगा जहां भी इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए, इंटीग्रेटेड सिस्टम जहां भी चाहिए, जहां पर सारे फंक्शनल एरिया को, सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे बिजनेस को एक साथ इंटीग्रेट कर सकें, तो उसके लिए सिस्टम जो इंप्लीमेंट किया जाता है वो सिस्टम आता है ईआरपी सिस्टम। स्टूडेंट चैप्टर 2 में कंसेप्ट है ये इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो ईआरपी सिस्टम को इंटीग्रेटेड सिस्टम कहा जाता है। तो आपके क्वेश्चन में कहीं भी इंटीग्रेटेड कंसेप्ट आ जाता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ईआरपी आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ईआरपी इंटीग्रेटेड के लिए काम करता है। बुक में लिखा है इन्होंने इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड, तो ईआरपी को इंटीग्रेटेड सिस्टम कहा जाता है, जो आपके सारे डिपार्टमेंट्स को, सभी प्रोसेस को, सेल्स, परचेज, अकाउंट्स, इन्वेंट्री, सबको इंटीग्रेट करता है, सबको लिंक करता है, जिससे एक जगह चेंज करेंगे सभी जगह अपने आप चेंज हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में ऐसे काफी क्वेश्चन आएंगे आगे, इंटीग्रेटेड कहीं भी आ जाता है तो वहां ईआरपी सिस्टम आंसर में आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर क्या हो गया, ईआरपी। ईआरपी का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन कहीं भी आ जाता है तो वहां आंसर में आपको ईआरपी कंसेप्ट को यूज करना है। फिर इसके बाद वही चीज वापस आ रहा है स्टूडेंट, केस स्टडी नहीं पढ़ी है अपन ने कहीं भी, फर्स्ट क्वेश्चन में भी, सेकंड क्वेश्चन में भी। फर्स्ट क्वेश्चन में चैप्टर 1 का कंसेप्ट आया है, सेकंड क्वेश्चन में सेकंड चैप्टर का कंसेप्ट आया है, ईआरपी कंसेप्ट है। ईआरपी कंसेप्ट क्लियर है तो इसका आंसर अपने आप ही मिल जाएगा आपको इसके अंदर। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन में आता है इसके अंदर कि आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स आपके पास हैं, जनरल कंट्रोल इसमें इंप्लीमेंट किया गया है, जनरल कंट्रोल आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स हैं, इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में कंप्यूटर सिस्टम के लिए जनरल कंट्रोल का एग्जांपल क्या है। कंप्यूटर सिस्टम है, उस कंप्यूटर सिस्टम में जनरल कंट्रोल का कंसेप्ट क्या है। थर्ड चैप्टर का टॉपिक है ये। इस क्वेश्चन में चैप्टर 1 का भी आ गया, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का कंसेप्ट है। चैप्टर 3 में बाउंड्री कंट्रोल आप देखेंगे, चैप्टर 3 में जब बाउंड्री कंट्रोल आप देखेंगे तो बाउंड्री कंट्रोल में कंप्यूटराइज सिस्टम को कंट्रोल करना हो, अनऑथराइज एक्सेस, तो उसके लिए अपन बायोमेट्रिक सिस्टम से क्या करते हैं, अपन अपने सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो कंप्यूटराइज सिस्टम पे जनरल कंट्रोल अप्लाई करना हो तो कंप्यूटराइज सिस्टम पे जनरल कंट्रोल अप्लाई करना हो तो आप पासवर्ड लगा देते हैं, आप पिन नंबर यूज कर सकते हैं इसके अंदर, आप बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन यूज कर सकते हैं, आप ओटीपी यूज कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटराइज सिस्टम के जनरल कंट्रोल के एग्जांपल है। चैप्टर 3 में दिया गया है बाउंड्री कंट्रोल के नेम से। तो चैप्टर 3 में बाउंड्री कंट्रोल का टॉपिक है,
बाउंड्री कंट्रोल के एग्जाम्पल में आपको गिवन है, और वो एग्जाम्पल है बायोमेट्रिक डिवाइस, जो क्या करता है, अनऑथराइज यूजर्स को एक्सेस करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करता है। तो अनऑथराइज यूजर को एक्सेस करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करना हो तो बायोमेट्रिक डिवाइस को एज ए जनरल कंट्रोल यूज किया जाता है। इसमें पासवर्ड यूज कर सकते हैं अपन, इसमें पिन नंबर यूज कर सकते हैं, इसमें कार्ड यूज कर आइडेंटिफाई आईडी कार्ड यूज कर सकते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम भी यूज किया जाता है। तो ये, जबकि ये कोई एग्जांपल उसमें नहीं दिए गए हैं इसके अंदर, तो आपको उसके लिए बाउंड्री कंट्रोल वाले एग्जांपल क्या क्या होते हैं वो याद होना चाहिए इसके अंदर। तो उसमें से बाउंड्री कंट्रोल, जनरल कंट्रोल का एग्जांपल आपको ये एग्जांपल नहीं है उसके अंदर। तो देखिए अब इसमें दूसरा ये भी देख सकते हो कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए चाहिए, जबकि ये वाला किसके लिए आ रहा है फर्स्ट नंबर, एक वैसे भी अपन जनरल बात करें तो एक उसके अकॉर्डिंग आपको बात करें तो ये आपको दिया गया है कस्टमर्स के लिए सेल्स ट्रांजैक्शन के लिए, जबकि आपको इसके लिए कंप्यूटर सिस्टम के लिए चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये सेल्स ट्रांजैक्शन के लिए है, ये किसके लिए है, पेरोल के लिए है, और ये किसके लिए है इसके अंदर, अकाउंट्स पेबल के लिए है। तो ये भी आप, इससे भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो इसके अंदर। तो आपको कंप्यूटर सिस्टम के लिए चाहिए तो ये कंप्यूटर सेंटर सिस्टम के लिए आता है। फिर नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट मालूम करना है कि ऐसे कौन से सिस्टम को यूज करें, या ऐसा कौन सी टेक्निक यूज करें, ऐसा कौन सा सिस्टम यूज करें जिससे कि आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम है वो यूजर्स को कंटिन्यू अवेलेबल रह सके। तो अपन ऐसा क्या सिस्टम यूज करें, ऐसा क्या कंसेप्ट यूज करें कि आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बना रखा है, आईटी सिस्टम बना रखा है, आपने सर्वर बना रखा है अपना, आपने ऑनलाइन बिजनेस कर रखा है, तो जो यूजर्स को 24 आवर्स मिलता रहे, चाहे आपका सिस्टम करेक्ट हो जाए, आपकी फाइल करेक्ट हो जाए, आपका डेटा करेक्ट हो जाए, आपका सर्वर क्रैश हो जाए, उसके बाद भी आपका प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहे, सर्वर खराब होने के बाद भी बिजनेस नहीं रुके, यूजर तक सर्विस पहुंचती रहे, तो उसका ऑप्शन क्या कर सकते हो, तो उसका एक ही ऑप्शन है कि आप प्राइमरी सर्वर के साथ साथ क्या करें, सेकेंडरी सर्वर को बना ले, डुप्लीकेट सर्वर बना के रखें, रिडंडेंट बोलते हैं, डुप्लीकेट मतलब रिडंडेंट। तो यदि आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे काम करना है कि आपका सर्वर फेल हो जाए, आपका सर्वर डाउन हो जाए, उसके बाद भी कस्टमर के लिए सर्विस नहीं रुके, तो उसको सोल्व करने का तरीका एक ही है, और वो तरीका ये है कि आप कंटिन्यूअस बेसिस पे काम करना चाहते हो तो आप एक से ज्यादा ऑप्शन बना के रखो कि ताकि एक ऑप्शन फेल हो भी जाए तो अपन दूसरे ऑप्शन से काम कर सके। जैसे प्रैक्टिकली करते हैं, यदि मान लीजिए ऑनलाइन क्लास चल रही है या घर पे अपन काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे वर्क कर रहे हैं, और लाइट चली गई तो मेरा काम रुक जाएगा बीच में, तो मैं चाहता हूं कि लाइट जाने के बाद भी मेरा कंप्यूटर चलता रहे, तो अपन क्या करते हैं उसके लिए ऑल्टरनेट में यूपीएस लगा के रखते हैं, पावर बैकअप जनरेटर लगा के रखते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल है, सारे कंटिन्यूअस बेसिस पे काम चलता रहे उसके एग्जाम्पल है। इनको कहा जाता है कि अपन एक ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन रखें, रिडंडेंट डुप्लीकेट ऑप्शन रखें, ताकि एक ऑप्शन फेल हो भी जाए तो सेकेंडरी से कंटिन्यू चलता रहे। और बड़ी कंपनी आज ऐसा ही करती हैं कि जो मेन सर्वर है उस सर्वर के साथ एक सेकेंडरी सर्वर बना के रखते हैं, एक डुप्लीकेट सर्वर बना के रखते हैं, उसके अंदर एक सर्वर की कॉपी हो रखते हैं, ताकि प्राइमरी सर्वर फेल हो गया तो सेकेंडरी से काम कर सकते हो। तो कंटिन्यूअस बेसिस पे काम करना हो, तो कंटिन्यूअस बेसिस पे काम करना हो तो उसके लिए कौन सी प्लानिंग करें, तो उसके लिए प्लानिंग कौन सी करनी है, उसके लिए प्लानिंग करना है कि आपको रिडंडेंट सिस्टम बना के रखना है, ताकि आपका सिस्टम फेल हो भी जाए तो आप कंटिन्यू अपने बिजनेस को मैनेज कर सकें। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, रिडंडेंट सिस्टम बना के रखना है, मेंटेन ए रिडंडेंट सिस्टम, डुप्लीकेट सिस्टम आपको बना के रखना है। तो देखो फर्स्ट में आपको दिया है सोर्स डॉक्यूमेंट को लिख के रखना है। सोर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं अपने को, आपको तो एक प्रैक्टिकल सिस्टम चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट को आपके प्रोग्रामिंग को लिखने की, अपने कोडिंग करके रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कोडिंग आपने कर रखी है, उसको इंप्लीमेंट करोगे तो टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न करने की, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिडंडेंट सिस्टम आपको चाहिए ताकि इंस्टेंटली क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए उसके अंदर, की एक सर्वर खराब हो गया तो दूसरे पर अपन इंस्टेंटली डेटा अवेलेबल करा सके, दूसरे से अपन डेटा कंटिन्यू अवेलेबल करा सकें इसके। और यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंश्योरेंस कवरेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कवरेज से ठीक है पैसा तो मुझे मिल जाएगा जो लॉस हुआ, लेकिन कस्टमर के लिए तो सर्विस रुक गई ना वो। और फिर इधर डेटा का बैकअप, ठीक है बैकअप लेके रखेंगे अपन, लेकिन बैकअप को रिस्टोर जितने टाइम करूंगा उतने टाइम तक तो आपका बिजनेस रुक गया,
तो मेरे तो चाहिए कि मुझे दूसरा सर्वर ही मिल जाए ताकि एक सर्वर फिर दूसरे को ऑन कर दूं और दूसरा अपने आप चलता रहे इसके अंदर। और ये ऑटो सर्वर शिफ्ट हो जाता है कि मेन सर्वर खराब हो तो अपने प्रोसेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सेकंड पे शिफ्ट हो गए, कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे अपन डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, यूपीएस लगा रखे हैं, मेन प्लग से पावर आ रहा है और पावर कट हो जाता है तो अपने आप क्या होता है, यूपीएस से पावर अपने को मिलती रहेगी, तो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑफ नहीं होता है इसके। तो वो रिडंडेंट रखने की जरूरत है आपको। फिर इसके बाद आपको दिया गया है नेक्स्ट में कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि आपको इम्प्लीमेंट करना है, कंपनी डिसाइड किया है कि आपको इम्प्लीमेंट करना है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में आपको एसओडी आपको इसमें इम्प्लीमेंट करना है, एसओडी, जिसमें अपन क्या करते हैं, अपनी ड्यूटीज, अपना जो वर्क है, अपना जॉब है, वो अपने एम्प्लॉयज के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि राइट पर्सन को राइट जॉब अपन असाइन कर सकें। अब आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है अकॉर्डिंग टू एसओडी। तो देखिए एसओडी में फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट दिया गया है, विद इन द आईटी डिपार्टमेंट ड्यूटीज ऑफ सिस्टम एनालिसिस्ट, प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर, उन सबके लिए क्या करा अपन ने, ओनली 1 पर्सन को अपॉइंट किया, 1 पर्सन रेस्पॉन्सिबल होगा इन सबके लिए। तो ये तो एसओडी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि एसओडी में तो अपन क्या करते हैं, एक पर्सन को एक ही ड्यूटी असाइन करते हैं। लेकिन इसमें क्या किया इन्होंने, इसके अंदर एक ही पर्सन को असाइन कर दिया गया, क्या सिस्टम एनालिसिस्ट भी, प्रोग्रामर भी, ऑपरेटर भी, सब एक ही पर्सन को बना दिया। तो क्या होगा, फ्रॉड होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो ये तो स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता एसओडी में। सेकंड नंबर आपको दिया गया है, गुड जनरल इंटरनल कंट्रोल दैट सिंगल एम्प्लॉय, नो सिंगल एम्प्लॉय, no single employee be given too much responsibility over business transaction or process. Employee should not be in a position to commit and conceal fraud. तो अब क्या करेंगे, एक सिंगल पर्सन को ज्यादा ड्यूटीज अपन असाइन नहीं करेंगे। और एसओडी का कॉन्सेप्ट आता है एक पर्सन को एक ही ड्यूटी असाइन करना या 2 ड्यूटी असाइन करना ताकि वो काम कर सके। एक पर्सन को सारी ड्यूटी अपन असाइन नहीं करते हैं, सेग्रीगेशन ड्यूटीज को डिवाइड किया जाता है। तो ये बेस्ट स्टेटमेंट आता है कि आप एसओडी के अंदर क्या करते हैं, एक ही पर्सन को सारी ड्यूटीज असाइन नहीं करते हैं। उससे क्या होगा, वो फ्रॉड कमिट नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक ही पर्सन को सारे अधिकार दे दिए, एक ही पर्सन को सारे राइट यदि आपने दे दिए हैं, तो एक ही पर्सन को सभी राइट आप दे देते हैं तो सारी पावर एक के पास ही आ जाती है, तो फ्रॉड कमिट करने लग जाता है। लेकिन आपने क्या किया, अपने लेवल अलग बना दिए, बॉटम लेवल मैनेजमेंट अलग, टॉप लेवल मैनेजमेंट अलग और मिड लेवल मैनेजमेंट अलग। तो आपने क्या कर दिया, अलग अलग ड्यूटीज आपने असाइन कर दी है। तो अब एक के पास पावर नहीं है, एक के पास पावर नहीं है, तो वो फ्रॉड कमिट नहीं कर सकता है। तो ये एसओडी का बेस्ट स्टेटमेंट आता है इसके अंदर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा इसमें। और देखिए थर्ड नंबर स्टेटमेंट दिया गया है, एसओडी इज डिफाइंड एज रेसोल्यूशन डिफरेंट पोर्शन ऑफ ए ट्रांजेक्शंस। तो अपन डिफरेंट पोर्शन में देते हैं, डिफरेंट पर्सन को ड्यूटी असाइन करते हैं, अपन ड्यूटीज अलग अलग पर्सन को असाइन करते हैं, अलग अलग पोर्शन में असाइन नहीं करते अपन इसके अंदर। और फिर ये दिया इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव इज टू एनकरेज एनी वन पर्सन फ्रॉम हैविंग टोटल कंट्रोल ओवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। टोटल कंट्रोल तो 1% वो देते ही नहीं अपन इसके अंदर, तो इसलिए ये एक गुड एग्जांपल आ जाता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें, जब आप आंसर देखेंगे इसका, तो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है इन्होंने। इसमें आंसर में इन्होंने जो लिखा है, आंसर में इन्होंने ए लिख दिया गलती से, स्टेटमेंट सही लिखा है, लेकिन आंसर इन्होंने गलती से ए कर दिया है। तो इसको यहाँ से कट करके इसका आंसर बी कर देंगे आप इस। तो ये मिसप्रिंट है, बी आंसर होगा, स्टेटमेंट इन्होंने सही लिखा है इसके अंदर। तो ये था आपका 11 नंबर केस स्टडी का कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है 12 नंबर केस स्टडी का कंसेप्ट। नेक्स्ट 12 नंबर केस स्टडी।
तो स्टूडेंट 12 नंबर के स्टडी में फर्स्ट कंसेप्ट आपके पास पूछा गया है कि यदि आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन यूज करना हो, तो ऑनलाइन एक ये गुमोज एक कंपनी है जिसको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन यूज करना है, तो कंपनी को एक इंटीग्रेटेड पेमेंट चैनल अप्लाई करना है जिससे कि एक ही पेमेंट सिस्टम से आप सभी बैंकों के पेमेंट फंड ट्रांसफर कर सकें। तो आपको अलग अलग हर कंपनी के अलग अलग पेमेंट गेटवे यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो, तो उसे एक इंटीग्रेटेड पेमेंट चैनल अप्लाई करना है। किसके लिए? फॉर गुमोज पेमेंट। अब गुमोज पेमेंट क्या है अपन देख लेते हैं एक बार केस स्टडी के अंदर। इसमें गुमोज पेमेंट का कंसेप्ट क्या है ये अपन एक बार देख लेते हैं। गुमोज पेमेंट कहाँ पे है इसके अंदर, ये देखिए इसमें लिखा है सजेस्ट गुमोज। तो इसमें कंसेप्ट आपको दिया गया है इसके अंदर, और वो कंसेप्ट आपके पास है इसमें कि ये अपने एग्जिस्टिंग रिपोर्टिंग सिस्टम्स को चेंज करना चाह रहा है। ERP सिस्टम अपन यूज करना चाह रहे हैं इन्वेंट्री ट्रैक करने के लिए। ये होटल्स इंडस्ट्री का कंसेप्ट है बेसिकली। और फिर नेक्स्ट में आपको दिया गया यहाँ पे कि कॉस्ट सेविंग के लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस यूज करना चाहते हैं, और उसके लिए इनको एडवाइस किया गया है कि आप इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम को यूज करें रेदर देन मल्टीपल पेमेंट गेटवे ऑफ मल्टीपल बैंक्स। तो आपको एक ऐसा सिस्टम यूज करना है जो इंटीग्रेटेड हो और जो सभी बैंकों में सपोर्ट किया जाए। तो स्टूडेंट ये चैप्टर 4 में कंसेप्ट है भीम ऐप। मैंने पहले भी आपको बताया है प्रीवियस मेरे वीडियोस में कि जो भीम ऐप होता है कंप्लीटली UPI ऐप होता है, और ये सभी बैंकों को सपोर्ट करता है। हर बैंक का पेमेंट आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो एक सिंपल वर्ड याद रखिएगा स्टूडेंट, कहीं भी इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम आता है ऑनलाइन में, ये ध्यान रखिएगा। आप तो मेन पॉइंट देखिए, इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम यदि आपसे पूछता है वो कि इंटीग्रेटेड पेमेंट चैनल कौन सा यूज करे जिससे कि एक ही ऐप से मैं सभी बैंकों के पेमेंट कर सकूं, तो उसको बोलते हैं UPI बेस। तो UPI बेस जितने भी एप्लीकेशन आते हैं वो इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम होते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है भीम ऐप। तो भीम ऐप जो है स्टूडेंट, भीम ऐप जो है ये भीम ऐप एक इंटीग्रेटेड UPI सिस्टम है जो सभी बैंकों में सपोर्ट किया जाता है। तो एक ऐप से सारे बैंकों के पेमेंट कर सकते हो। अब आपको हर बैंक के लिए अलग अलग पेमेंट गेटवे यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपको SBI भी, HDFC भी, PNB भी, ICICI भी, हर बैंक को सपोर्ट करता है ये। तो किसी भी बैंक का पेमेंट आप इसके थ्रू कर सकते हो। अब आपको हर बैंक के ऐप इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो किसी भी UPI जो ऐप होते हैं, जैसे पेटीएम भी है, वो गूगल पे है, गूगल पे भी एक UPI ऐप है जो सबको सभी बैंकों को सपोर्ट करता है। बैंक अकाउंट आप लिंक कर सकते हो, कोई भी बैंक को लिंक कर सकते हो उसके अंदर आप, और पेमेंट कर सकते हो। लेकिन यदि आप किसी एक बैंक के ऐप को यूज करेंगे, जैसे SBI का ऐप यूज करेंगे या PNB का, HDFC का ऐप यूज करें, तो उसी बैंक को सपोर्ट करेगा। जबकि ये ऐप से UPI एक ऐसे ऐप होते हैं जो कि आपको इंटीग्रेटेड होते हैं, जो सभी बैंकों को सपोर्ट किया जाता है। भीम उसका बेस्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर। तो ये याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड पेमेंट चैनल यदि आपको यूज करना हो तो बेस्ट एग्जांपल आता है UPI बेस्ड एप्लीकेशन आप यूज कर लो जो सभी बैंकों को सपोर्ट करता है। और इंडियन गवर्नमेंट का ऐप आता है भीम ऐप, वो आप यूज कर सकते हो, या गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, वो सब भी आप कोई भी यूज कर सकते हो जो कि सभी बैंकों को सपोर्ट करता है रेदर देन इंडिविजुअल बैंक पेमेंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि एक रेडिक्सन कंपनी है, रिडोनिक्स एक कंपनी है जिसको अपने सिस्टम को चेंज करना है, चेंज मैनेजमेंट पे काम करना है। इसमें एक रिडोनिक्स एडवाइस कंपनी है जो चेंज मैनेजमेंट पे अपने सिस्टम को चेंज करना चाह रहा है, और एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए जो सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके। एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए जो सारे प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। एक सिंगल सिस्टम जो सब पे अप्लाई कर सकूं मैं, और सभी पे अप्लाई करने के बाद मैं हर जगह पे उसे यूज कर सकूं। IT कंट्रोल के लिए, IT कंट्रोल करना है आपको, तो IT कंट्रोल के लिए एक ऐसा सिस्टम चाहिए, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए जो सभी पे अप्लाई कर सकूं, जिससे कि मुझे हर सिस्टम पे अलग अलग अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो। तो देखिए जैसे उसमें दिया हुआ है, सेटअप न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम, set up new information system is that called change
मैनेजमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर। तो मुझे एक एग्जिस्टिंग रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें चेंज करके मुझे एक नया सिस्टम चाहिए, और उस नए सिस्टम में मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे कि मैं एक ही सिस्टम से सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं। तो मुझे अलग अलग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं हो, एक ही सिस्टम से, जिससे मैं ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम भी यूज कर सकूं, उसी से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर पा सकूं, इसी से चार्जेस भी मैं मेंटेन कर सकूं, उससे मेरी होटल की बुकिंग भी मेंटेन कर सकूं। तो मुझे एक ऐसा सिंगल सिस्टम चाहिए जिस सिंगल सिस्टम से मेरा सारा बिजनेस मैनेज हो जाए। तो एक ऐसा सिंगल सिस्टम जो सभी पे अप्लाई होता है, उस सिस्टम को नाम दिया जाता है, चैप्टर 1 में आपको दिया गया है, और वो दिया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल, ITGC। चैप्टर 1 के कंसेप्ट में दो तरह के कंट्रोल होते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल और जनरल कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल इंडिविजुअल सिस्टम पे अप्लाई होता है, वो तो अपन पहले भी एक सिंगल सॉफ्टवेयर यूज कर ही रहे थे। अब आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि हर जगह पे अप्लाई हो जाए, आपको उसके लिए अलग अलग सिस्टम एप्लीकेशन यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो। देखिए, न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम चेंज मैनेजमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर। तो एग्जिस्टिंग रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, वो केवल रिपोर्ट बना पा रहा है, लेकिन मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो रिपोर्ट भी बना सके, जो ऑनलाइन बुकिंग भी कर सके, जो कस्टमर से कांटेक्ट भी कर सके, सारा काम मैं कर सकूं। उसके लिए मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, एक ऐसा न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए जो मैं एग्जिस्टिंग को रिप्लेस कर सके और मुझे सारे काम मैनेज कर सकूं। तब उस पर्पस के लिए यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल, जो ओवरऑल पे अप्लाई होता है। चैप्टर 1 में आपको दिया गया है कंसेप्ट इसका, जो ओवरऑल पे अप्लाई होता है, जबकि एप्लीकेशन कंट्रोल ओनली सिंगल पे अप्लाई होता है। सिंगल तो अपन रिपोर्टिंग सिस्टम पहले भी यूज कर रहे हैं, लेकिन मुझे अब चेंज करके ओवरऑल चाहिए। तो चेंज मैनेजमेंट जब करते हैं, जब आपको पुराने सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो स्पेसिफिक वर्क कर रहा हो, तब अपन नए सिस्टम पे आते हैं, अपग्रेड वर्जन पे आते हैं, तो वो जनरल कंट्रोल पे आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है कि जो गुमो कंपनी है उसके सामने एक बिगेस्ट चैलेंज है, और वो बिगेस्ट चैलेंज है ऑटो कैंसिलेशन ऑफ रूम्स। जो रूम है, जो होटल बुक करते हैं ऑनलाइन, उसमें ऑटो कैंसिलेशन हो जाता है, और प्रॉब्लम ये कि ऑटो कैंसिलेशन होने के बाद वो आपके कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम को अपडेट भी नहीं करता है। तो अब मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए, तो आपको पूछा गया है कि आप इनमें से कौन सी टेक्निक यूज करें, इनमें से कौन सा बेस्ट सिस्टम हो सकता है जो आप इस रिडोनिक्स के लिए सजेस्ट करते हैं, जिससे कि आप अपने सारे सिस्टम्स को लिंक कर दें, जिससे कि यदि ऑटो कैंसिल हो जाता है, ऑटो कैंसिलेशन के बाद ऑटोमेटिकली वो आपके सिस्टम पे अपडेट कर दे कि आपका रूम कैंसिल हो गया है, और इसमें रीजन क्या है वो भी आ जाए आपके सामने, ताकि सारे सिस्टम्स को मैं एक साथ मैनेज कर सकूं एक ही जगह पे। तब उस पर्पस के लिए जो ऑडिट टेक्निक यूज की जाती है वो आता है इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। तो इसके अंदर इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी जब यूज करते हैं, जब आपके पास एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो सबको इंटीग्रेट करके रख सके, जो सबको लिंक करके रख सके, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो रहा है और कैंसिल होने के बाद उसमें जो अपडेशन हो रहा है वो आपके सिस्टम पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक दूसरे से लिंक नहीं है। जो आपका जो फ्रंट एंड है और जो बैक एंड है वो एक दूसरे से लिंक नहीं हो पा रहा है। तो मुझे एक ऐसी टेक्निक चाहिए जिससे मैं इन दोनों को लिंक कर सकूं। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने में समझ में आ जाएगा कि थर्ड चैप्टर में टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑडिट टूल्स। चैप्टर 3 में है टाइप्स ऑफ ऑडिट टूल्स। चैप्टर 3 में दिया गया टाइप्स ऑफ ऑडिट टूल। उसमें लिखा है इन्होंने इसके अंदर कि जब अपन डेटा इनपुट करते हैं तो डमी डेटा के साथ में ये उसको लिंक कर देता है, और लिंक करने के बाद जैसे डेटा इनपुट हुआ है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम पे उसको अपडेट कर देगा। तो मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए कि जब भी ऑटो कैंसिलेशन होता है, यूजर से कोई भी रिक्वेस्ट आती है, उसको सिस्टम पे मुझे अपडेट करना है, तब अपन इस टूल को यूज कर लेते हैं। तो आपके लिंकिंग में काम करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 4th नंबर सिस्टम, कि आपको एक ERP सिस्टम यूज करना है, जिस ERP सिस्टम में जो आपका डेटा मिसयूज हो रहा है, कौन सा कंट्रोल आप यूज करें जो बेस्ट आपके लिए सूट हो सकता है। कॉन्फिडेंशियल डेटा मिसयूज। तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो आपके एम्प्लॉयज आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको मिसयूज कर रहे हैं,
अब मुझे ऐसा कौन सा सिस्टम मेरे लिए बेस्ट हो सकता है कि जिस सिस्टम को यदि मैं यूज करूं तो आपके एम्प्लॉय आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा को मिसयूज नहीं कर पाए। तो ये टॉपिक पहले भी आया है कि एम्प्लॉय को मैं चाहता हूं कि जितना रिक्वायरमेंट उतना ही डेटा एक्सेस करने की परमिशन मिले, उससे डेटा वो एक्सेस नहीं कर पाए ज्यादा। तो उसके लिए आता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ये एम्प्लॉयज के लिए काम करता है, जिसमें अपन एम्प्लॉयज को परमिशन देते हैं किस बेसिस पे, नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस पे परमिशन दी जाती है, और उसी परमिशन के अकॉर्डिंग वो डेटा उतना यूज करेगा जितना उसको नीड है। तो कॉन्फिडेंशियल डेटा यूज ही नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को यूज किया जाता है। चैप्टर 2 में है आरबीएससी का कंसेप्ट। तो उससे क्या होगा, जितनी परमिशन दी गई उतना डेटा यूज करेगा तो आपके डेटा का मिसयूज नहीं हो सकता। एक्सेस कंट्रोलिंग का काम करता है, इसके एम्प्लॉयज के लिए काम करते हैं ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है कि जो इसके एम्प्लॉयज हैं, घूमो कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं किसके, कस्टमर के डेटा को। तो कस्टमर के डेटा को मिसयूज कर रहे हैं। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कस्टमर का डेटा कहीं भी मिसयूज होता है तो कौन से सेक्शन में इसको पनिशेबल किया जाएगा। तो कस्टमर का डेटा कहीं भी मिसयूज हो रहा है, कस्टमर का डेटा यदि सिक्योर नहीं है, तो ये याद रखिएगा, आगे भी क्वेश्चन आएंगे इस तरह के। तो कस्टमर का डेटा ऑफ कस्टमर का डेटा यदि कहीं भी, कस्टमर का डेटा यदि कहीं भी मिसयूज हो रहा है तो उसको पनिशेबल किया जाता है सेक्शन 66E के अकॉर्डिंग आईटी एक्ट में। आईटी एक्ट में सेक्शन 66E के अकॉर्डिंग पनिशेबल किया जाता है इसको। तो ये मैंने सर्किल बना दिया, आगे भी क्वेश्चन आएंगे इस तरह के। कस्टमर का डेटा कहीं भी मिसयूज हो जाता है, तो कस्टमर के डेटा यदि मिसयूज हो रहे हैं तो उसके लिए सेक्शन 66E में उसको पनिशेबल किया जाता है इसके अंदर। और पनिशेबल में क्या पनिशमेंट मिलेगा वो आपको इसमें लिखा हुआ है, इसके अंदर वही 5 लाख 3 ईयर्स वाला कंसेप्ट आता है, तो वो आपको मेंशन है। तो आप इसको पढ़ेंगे सेक्शंस को तो वो कंसेप्ट आ जाएगा। तो सेक्शंस जो है ना, ये आप चैप्टर 1 में दिए गए हैं, इन सेक्शंस को पढ़ना एक बार अच्छे से, क्योंकि इन सेक्शंस में से काफी क्वेश्चन बनते हैं। ये मैंने क्लास में बताया स्टूडेंट को कि जितने भी ये सेक्शन है, ये सब सेक्शन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इन पे इंडिविजुअल पे क्वेश्चन नहीं बनता है, चांस बहुत कम रहता है, लेकिन इनमें से एमसीक्यूज काफी बनते हैं। मैंने क्लास में भी बताया स्टूडेंट्स को, जितने भी सेक्शन से एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है तो इनको एमसीक्यू के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है इसके अंदर। तो ये जब भी ये ध्यान रखिएगा, कस्टमर का डेटा यदि मिसयूज हो रहा है कहीं भी तो सेक्शन 66E में उसको पनिशेबल किया जाता है आईटी एक्ट में। तो ये था आपका 12 नंबर केस स्टडी का कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट, अब जो रिमेनिंग अपनी केस स्टडीज है वो आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ स्टडी और आपको सॉल्व करा दूंगा, कुछ केस स्टडी और सॉल्व करा दूंगा। बट आपको मैंने पहले भी कहा है कि आप खुद अपने लेवल पे सॉल्व करेंगे तो ही कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप अपने लेवल पे सॉल्व करें, टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर करें पहले, और टॉपिक्स के कंसेप्ट को क्लियर करके और फिर आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको रिमेनिंग कुछ केस स्टडीज में और सॉल्व करा दूंगा आपको, जिससे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए। लेकिन बट स्टूडेंट मैं यही कहना चाहूँगा बार बार कि आप अपने लेवल पे खुद सॉल्व करें, और कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे प्रॉब्लम मैसेज कर दें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे अपन स्टूडेंट। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और ये जो PDF है उसको यूज़ करने के लिए, हमारे जो ये वीडियोज़ है मेरा, उस वीडियो के लिए तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। जो ये वीडियोज़ अपना चल रहा है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो उसमें लिंक आपके पास अवेलेबल है, तो उसमें यूट्यूब वीडियो को, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके अंदर, और बेल आइकन प्रेस कर दें। और प्लस जो आपको ये PDF मिलेगा, ये जितने भी हमारे PDF होते हैं, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, नोट्स हैं, ये सब टेलीग्राम, VSI का टेलीग्राम चैनल उस पर अवेलेबल होते हैं। तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लें, ताकि ये जो PDF हैं ये सब आपको मिलते रहें। और उस PDF के अंदर मैंने सब चीज़ हाईलाइट करके दी है आपको, ये जितने भी मैं इस तरह से हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सभी मैंने उस PDF में हाईलाइट करके आपको दी है। तो इस PDF के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लें, ताकि आपको PDF अवेलेबल हो जाए। और वीडियो देखने के लिए, मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप जो हमारा VSI यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और प्लस इनके नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहें, उसके लिए जो इंस्टाग्राम हमारा चैनल है उस इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें, क्योंकि जितने भी इनके नोटिफिकेशन आते हैं कि वीडियो कब आएगा आपके पास, नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, PDF नेक्स्ट मिलेगा, कौन सा मिलेगा, तो इनके सारे नोटिफिकेशन हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आते हैं, तो उसको फॉलो करें। और इन डॉक्यूमेंट्स के लिए, इन PDF के लिए
टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारे नोट्स मिलते रहे, और वीडियोस के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे अपने स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ केस स्टडीज में आपको और सोल्व करवा दूंगा जिससे कॉन्फिडेंस आपका और बिल्डअप हो जाएगा। फिर आप खुद सोल्व करेंगे तो ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट अपन। ओके, गुड बाय।